हेलो नमस्ते आई एम प्रीति। वेलकम टू एसएससी मैथ्स इंग्लिश शॉर्ट मंत्रा। आज जो है हम इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या बैंकिंग हो। इन सब में इससे क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आता है वो एरर से रिलेटेड या फिलर के फॉर्म में दिया जाता है। तो आज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं कंजंक्शन को। एंड कंजंक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये इसका वेटेज जो है एग्जाम में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके रूल को देखने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि कंजंक्शन होता क्या है। इसके बाद हम इसके रूल को देखेंगे जो कि एग्जाम में जो है इसके रूल इम्पोर्टेंट्स है, उसी से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये कंजंक्शन होता क्या है। कंजंक्शन बेसिकली होता क्या है? कंजंक्शन का मतलब होता है जोड़ने का काम जो करता है, उसको हम बोलते हैं कंजंक्शन। ये दो वर्ड्स को भी जोड़ सकता है, फ्रेज को भी जोड़ सकता है, या किसी क्लॉज को जोड़ना हो या सेंटेंस को जोड़ना हो। तो जब भी हमें कोई सेंटेंस को जोड़ के बोलना होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? उस वर्ड को या उस ग्रुप ऑफ वर्ड को क्या बोला जाता है? कंजंक्शन बोला जाता है। जैसे अगर हम ये कहें कि राम मार्केट जाता है, फिर कहें श्याम मार्केट जाता है, इस बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं राम और श्याम मार्केट जाता है। तो ये जो और है ये क्या कर रहा है? उन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो और है जिसको कि हम एंड बोलते हैं, ये क्या होता है? यही कंजंक्शन होता है जो कि दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा इसके टाइप्स को देखते हैं। जो कंजंक्शन का टाइप होता है, पहला जो टाइप है वो है को रिलेटिव या पेयर कंजंक्शन। को रिलेटिव या पेयर कंजंक्शन क्या होता है? जब कोई भी कंजंक्शन पेयर में आते हैं। पेयर का मतलब होता है वो हमेशा एक साथ ही आएंगे। जैसे बोथ अगर किसी सेंटेंस में लिखा है तो उसके साथ एंड ही लगेगा, ना कि हम बट, ऑल्सो इस टाइप का वर्ड यूज कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे नॉट ओनली है तो उसके साथ हमेशा बट ऑल्सो ही आएगा। वेदर है तो उसके साथ और ही आएगा। तो इस तरह से बहुत सारे पेयर कंजंक्शन है और यही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन मोस्टली आते हैं वो इसी कंजंक्शन से रिलेटेड आते हैं। ठीक है, दूसरा है कंपाउंड कंजंक्शन। कंपाउंड कंजंक्शन क्या होता है? कंपाउंड कंजंक्शन होता है जब दो कंजंक्शन बोल लो या दो वर्ड से मिलके जो कंजंक्शन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड कंजंक्शन। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो सो डैट। ठीक है, सो अलग एक कंजंक्शन है, डैट अलग एक कंजंक्शन है। जब हमने दोनों को ऐड किया तो ये सो डैट जो है एक अदर कंजंक्शन बन गया। इसको हम बोलते हैं कंपाउंड कंजंक्शन। जब दो वर्ड्स से मिलके या दो कंजंक्शन से मिलके जो जिस कंजंक्शन का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड कंजंक्शन। ये बहुत सारे होते हैं, जैसे एज इफ, एज सुन एज, इवन इफ, प्रोवाइडेड डैट। तो इसमें बहुत सारा अदर भी कंजंक्शन है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? इसमें इसके अंदर चार कंजंक्शन आते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है जोड़ने का काम जो भी करता है उसी को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन करते हैं। जिसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये होता है कि जैसे हम जो दो सेंटेंस को जोड़ रहे हैं, अगर उन दोनों को अलग भी कर दें तो उसका खुद में अलग एक मीनिंग हो। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल बताया, राम मार्केट जाता है, श्याम मार्केट जाता है। तो दोनों का अलग करने पे भी इसको अगर हम कंजंक्शन से जोड़ के बोलते हैं, राम और श्याम मार्केट जाता है। ठीक है, जब हम इन दोनों सेंटेंस को अलग भी कर रहे हैं कि राम मार्केट जाता है, श्याम मार्केट जाता है, तो ये खुद में इसका जो अलग जब हमने किया तो ये खुद में डिफाइन है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें समझ नहीं आ रहा हो अलग करने पे कि वो क्या कहना चाह रहा है, तो उसको जब उसका सेपरेट करने पे भी उसका मीनिंग निकल रहा हो तो उस कंजंक्शन को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, इसी में एक होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो कि हम आगे पढ़ेंगे। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? जब दोनों को कंजंक्शन को हटा के जब हम दोनों का मीनिंग निकालते हैं तो वो आपस में उसका मीनिंग निकलता ही नहीं है। ठीक है, जब हम इसको आगे पढ़ेंगे तो वो क्लियर होगा। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो होता है जहां पे जब हम दोनों सेंटेंस को अगर अलग करके भी मीनिंग निकाले तो वो खुद में मीनिंगफुल होता है। ठीक है, इसमें है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन।
जिसको कि हिंदी में संयोजक भी बोला जाता है। संयोजक मतलब वही होता है जो जोड़ने वाला होता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे आते हैं, जैसे एंड है, ऑल्सो, एज वेल एज, नाउ, टू, नो लेस देन, इस तरह से। इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे राम एज वेल एज श्याम इज कमिंग, ही रीड द नोट्स एंड रिटर्न इट टू मी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि इसका अलग अलग खुद का मीनिंग है, जैसे ही रीड्स द नोट्स एंड रिटर्न इट टू मी। तो अगर आप रिटर्न इट टू मी का भी मीनिंग देखोगे तो भी इसका मीनिंग निकल रहा है, और ही रीड्स द नोट्स देखोगे तो भी इसका मीनिंग निकल रहा है, इसलिए इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोला जाता है। दूसरा है अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव कंजंक्शन क्या होता है, जैसे कि आप वर्ड से भी देख रहे हो, अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव मतलब जहां पे हमारे पास अल्टरनेटिव हो, हमारे पास विकल्प हो, हमारे पास ऑप्शन हो, ठीक है। तो उस कंजंक्शन को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिव कंजंक्शन। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आइदर और, नीदर नॉर, एल्स और अदरवाइज। जैसे आइदर और का मतलब क्या होता है, या तो ये या तो वो। जैसे हमें ये कुछ में ऑप्शन देना हो कि या तो राम जाएगा या तो श्याम जाएगा, मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या है, जहां ऑप्शन की बात होगी, जहां पे हमारे पास किसी चीज को चूज करने की बात की जाएगी, तब वहां पे हम कौन सा कंजंक्शन लगाएंगे, अल्टरनेटिव कंजंक्शन लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, आइदर सिट क्वाइटली और गो अवे, यानी या तो शांत बैठ जाओ या तो बाहर चले जाओ। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, या तो चुपचाप बैठ जाओ, नहीं तो यहाँ से चले जाओ, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव कंजंक्शन क्या होता है, विरोध दर्शक। एडवर्स का मतलब भी होता है विपरीत, जिसको क्या हम बोलते हैं, विरोध करना, ठीक है, अपोजिट होना। तो इसके लिए हम यूज क्या करते हैं, ये जो कंजंक्शन होता है इसको बोलते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शन, जिसमें आते हैं बट, येट, स्टिल, ओनली, हाउएवर, व्हाइल, वेयरएज। इसमें और भी दो तीन आते हैं, तो ये मैंने बस ऐसे ही लिखा हुआ है, जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो उन सबको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हमें कोई ऐसा सेंटेंस मिलता है जहां पे एक दूसरे के वो अपोजिट हो, वहां पे हम उस किस कंजंक्शन का यूज करते हैं, एडवर्सेटिव कंजंक्शन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी। तो यहाँ पे अगर वो अमीर है तो उसे क्या होना चाहिए, खुश होना चाहिए। इसलिए खुश होना चाहिए क्योंकि अमीर जब है तो उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मतलब हर वो चीज, हर फैसिलिटी उसको अवेलेबल हो सकता है। अगर वो रिच है तो फिर वो हैप्पी क्यों नहीं है, उसे तो खुश होना चाहिए, लेकिन वो खुश नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। जबकि जनरल परसेप्शन क्या है कि अगर आप अमीर हो तो आपको खुश रहना चाहिए क्योंकि आपके पास किसी चीज की कमी नहीं होगी। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, एक दूसरे के अपोजिट बात कर रहा है। इस कंडीशन में, उस सेंटेंस में हम किस कंजंक्शन को यूज करते हैं, एडवर्सेटिव कंजंक्शन को यूज करते हैं। दूसरा है इलेटिव कंजंक्शन। इलेटिव कंजंक्शन होता है परिणाम सूचक, मतलब जिसको हिंदी में परिणाम सूचक बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि वैसा कोई सेंटेंस जो कि हमें रिजल्ट के बारे में बताता है, उसके इफेक्ट के बारे में बताता है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेटिव कंजंक्शन। इसमें दो तीन कंजंक्शन आते हैं, जैसे सो, देयरफॉर, हेंस, दैट्स व्हाई, इस तरह का कंजंक्शन इसमें आता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, आई वॉज इल सो आई कुड नॉट कम। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, सो हमने किस वर्ड में लगाया है, आई कुड नॉट कम वाले सेंटेंस में। क्यों? क्योंकि ये बता रहा है उसके रिजल्ट को, उसके इफेक्ट को, यानी वो बीमार था तो उसके वजह से, यानी उसके परिणाम के अकॉर्डिंग, उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग या उसके इफेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, यानी कि बीमार होने के कारण वो नहीं आ पाया। तो सो आई कुड नॉट जो है वो उसके रिजल्ट को बता रहा है, उसके इफेक्ट को बता रहा है कि उसके बीमार होने से क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं, इलेटिव कंजंक्शन को यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये जो हम टाइप पढ़ रहे थे, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का टाइप था। अब हम पढ़ रहे हैं फोर्थ
टाइप ऑफ कंजंक्शन जो है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी एक दूसरे को, कंजंक्शन है तो जोड़ने का काम करेगा, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि जब आप इस सेंटेंस को पढ़ोगे और जो इस सेंटेंस को, दो सेंटेंस को जो जोड़ा गया है, अगर आप उसको सेपरेट करोगे तो उसका आप मीनिंग नहीं निकाल पाओगे, यानी ये एक दूसरे पे क्या होता है, डिपेंड होता है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इसलिए इसको बोला जाता है सब ऑर्डिनेट। सब ऑर्डिनेट वैसे भी इसका मतलब होता है सब ऑर्डिनेट होना किसी पे, यानी किसी पे डिपेंड रहना। ठीक है, जैसे आप अगर बोलोगे यू विल सक्सीड, तुम सफल होगे, तो कब सफल होंगे, कैसे सफल होंगे, किस कंडीशन में सफल होंगे, मतलब हम ये बात कब बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, तो यहाँ पे इसका जो मतलब है ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। जब आप इस पूरे सेंटेंस को पढ़ोगे, इफ यू वर्क हार्ड, मतलब जब तुम वर्क हार्ड करोगे, बहुत मेहनत करोगे, कड़ी मेहनत करोगे, तब तुम सक्सीड होगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि जब सेंटेंस का हम सेपरेट मीनिंग नहीं निकाल सकेंगे तो उस कंडीशन में हम उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, ये बहुत तरह के होते हैं, जैसे टाइम के लिए अगर यूज होना हो तो व्हेन, व्हेनेवर, टिल, अनटिल, बिफोर, सिंस, इस तरह यूज होता है। अगर प्लेस की बात करें तो प्लेस में ये वेयर, वेयरएवर का यूज होता है। पर्पस के लिए डैट, सो डैट, इन ऑर्डर डैट। कंडीशन के लिए इफ, सपोजिंग इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड। मैनर के लिए एज इफ, एज फार एज। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। ये मतलब हर कंडीशन के लिए अलग अलग ये कंजंक्शन है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे जो है हमारा कंजंक्शन का जो बेसिक, जो भी हमें नॉलेज होना चाहिए वो यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसको अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पेयर ऑफ कंजंक्शन से, यानी कि कंजंक्शन जो कि पेयर में रहते हैं, और इसी से हमारा जो एरर होता है वो बेसिकली इसी से पूछा जाता है, पेयर वाले से ही। ठीक है, और फिलर्स में जो है वो कंबाइन करके सारे को पूछ देते हैं, जैसे कि अभी एडवर्सेटिव पे पूछ देंगे या इलेक्टिव पे पूछ देंगे, इस तरह से फिलर में यूज होता है। लेकिन मोस्टली जो एरर में क्वेश्चन आते हैं वो पेयर कंजंक्शन से ही आते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन से ही आते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके इसके सारे रूल को पढ़ते हैं। फर्स्ट जो हमारा पेयर कंजंक्शन है वो है बोथ एंड। ठीक है, यानी कि जब भी हमें सेंटेंस में बोथ लिखा हुआ रहेगा उसके साथ हमेशा क्या आएगा, एंड आएगा। और ये क्वेश्चन आपको कैसे देगा, क्वेश्चन दे देगा, जैसे कोई भी सेंटेंस है, बोथ है, तो उसके बाद एंड ना दे के ऑल्सो दे देगा, बट दे देगा, तो वहां आपको ये एरर को फाइंड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कभी भी बोथ हमारे सेंटेंस में है तो हम वहां पे ऑलवेज यूज करेंगे एंड को। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड इंडस्ट्रियस। ठीक है, यानी वो मेहनती, ये बुद्धिमान तो है ही और उसके साथ साथ क्या है, मेहनती भी है, यानी कि वो दोनों है, इंटेलिजेंट भी है और मेहनती भी है। तो यहाँ पे बोथ के साथ हम हमेशा क्या करेंगे, एंड का यूज करेंगे। और एक चीज, जब भी आप पेयर कंजंक्शन का यूज करोगे, जब भी आपको सेंटेंस में पेयर कंजंक्शन दिया हुआ रहेगा, वहां पे हमें ये याद रखना है कि हम सेम चीज को यूज करेंगे दोनों के साथ। मतलब कि अगर हमारे पास बोथ, जैसे यहाँ पे है बोथ के साथ अगर हम नाउन यूज कर रहे हैं तो जो एंड के साथ होगा वो भी नाउन ही होगा। ठीक है, बोथ के बाद अगर वर्ब है तो एंड के बाद भी वर्ब ही यूज होगा। बोथ के बाद अगर कोई एडजेक्टिव है तो एंड के बाद भी एडजेक्टिव ही यूज होगा। बोथ के बाद अगर वर्ब है, एडवर्ब है, तो एंड के बाद भी एडवर्ब ही यूज होगा, यानी कि सेम जो है वहां पे वर्डिंग का यूज होगा। ठीक है, फिर ये तो बोथ एंड समझ में आ गया। रूल 2 कहता है नॉट ओनली के साथ ऑलवेज आप यूज करोगे क्या, बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो। बट ऑल्सो को अदर तरह से भी दे देता है, जैसे बट दे दिया, फिर वर्ड्स लिख दिया, फिर एंड, फिर या तो बट लिखा रहेगा, वर्ड कोई होगा, फिर ऑल्सो, फिर वर्ड।
तो इस तरह से भी आपको दे सकता है, जरूरी नहीं कि बट ऑल्सो एक साथ लिखा हुआ हो, ठीक है। तो नॉट ओनली जब भी रहेगा उसके साथ आप क्या यूज करोगे, बट ऑल्सो। अब जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, यहाँ पे है नॉट ओनली ही हैज ओपनड ए होटल बट ही हैज ऑल्सो ओपनड ए हॉस्पिटल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि नॉट ओनली के बाद हमारा ही है जो कि सेंटेंस का सब्जेक्ट है, फिर बट ऑल्सो, और बट ऑल्सो यहाँ पे देखो बट ऑल्सो एक साथ नहीं है, यहाँ पे बट के बाद कोई वर्ड है ही हैज, फिर ऑल्सो ओपनड ए हॉस्पिटल है, ठीक है। तो इस तरह का जब भी सेंटेंस होगा, सबसे पहली बात कि यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो जाता है कि हम चेंज किस वर्ड को करें, कैसे इसको ठीक करें। यहाँ पे जैसे अभी हम देख रहे हैं नॉट ओनली के बाद ही है, तो हम क्या करेंगे, ऑल्सो को उठा के बट के पास ले आएंगे तो ही हैज में चेंज हो जाएगा, तो वो सेंटेंस बन जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। जब भी आपको इस तरह का एरर आता है तो हमें जो चेंज करना होता है जिस पार्ट को, वो नॉट ओनली वाले को चेंज करना होता है। हम बट ऑल्सो वाले को चेंज नहीं करते हैं। बट ऑल्सो के अकॉर्डिंग हम नॉट ओनली वाले सेंटेंस को चेंज करते हैं, ठीक है। बट ऑल्सो वालों का आप कोई भी छेड़छाड़ नहीं करोगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि बट ही हैज ऑल्सो ओपनड ए हॉस्पिटल है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑल्सो के बाद हमारा ओपनड ए हॉस्पिटल है, मतलब यहाँ पे वर्ब है, तो हमें जो है नॉट ओनली को भी वर्ब के पास ले जाना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, ही हैज नॉट ओनली ओपनड ए होटल बट ही हैज ऑल्सो ओपनड ए हॉस्पिटल, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या हो गया, जब भी आपको एरर फाइंड करना हो और एरर को ठीक करना हो तो हमें क्या करना होगा, नॉट ओनली वाले पार्ट को देखेंगे हम, ठीक है। मतलब नॉट ओनली वाले पार्ट को हम चेंज करेंगे, बट ऑल्सो वाले पार्ट को हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। इसको आप दूसरे तरह से भी अच्छा छोड़ो उसको, इस तरह से ये करेक्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो इफ सेंटेंस, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो इफ सेंटेंस स्टार्ट विथ नॉट ओनली, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो इफ सेंटेंस स्टार्ट विथ नॉट ओनली इन्वर्जन यूज, मतलब कि जब भी सेंटेंस नॉट ओनली से स्टार्ट होगा हम वहां पे क्या लगाएंगे, इन्वर्जन का यूज करेंगे। इन्वर्जन क्या होता है, जब हम किसी भी सेंटेंस के आगे उसके हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को लिखते हैं, उसी को इन्वर्जन बोलते हैं। या आप बोल सकते हो इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उस सेंटेंस को उसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर देना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे है नॉट ओनली डिड ही इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द इंसिडेंट बट हिज कलीग्स ऑल्सो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो हेल्पिंग वर्ब है ही इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ इंसिडेंट, इस सेंटेंस का यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आया है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पूरा सेंटेंस है ये किस फॉर्म में, इंटरोगेटिव सेंटेंस के फॉर्म में आ गया। अगर इस तरह का सेंटेंस होता है, नॉट ओनली से स्टार्ट होने वाला कोई सेंटेंस है, तो अब वहां पे हम नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले रूल को नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि नॉट ओनली के बाद तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो बट ऑल्सो के बाद तो हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएंगे, नहीं लगा सकते। इसलिए जब भी कोई सेंटेंस इन्वर्जन से यूज होगा, यानी जब भी सेंटेंस नॉट ओनली से स्टार्ट होगा, तब हम नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले रूल को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट है सेंटेंस, इसको भी हम इन्वर्जन के रूप में बना सकते थे, इसको भी हम इन्वर्जन वाला यहाँ पे रूल लगा सकते थे। तो उस टाइम क्या करते हम, जो नॉट ओनली है यहाँ पे जो हैज है इसको हम यहाँ पे पुट कर देते, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो जाता नॉट ओनली हैज ही ओपनड ए होटल बट ही हैज ऑल्सो ओपनड ए हॉस्पिटल। फिर हम क्या करते हैं, ये जो सेंटेंस है ना इसको हम चेंज करते नहीं, यानी कि यहाँ पे अगर जैसे ही हम, अगर ये सेंटेंस नॉट ओनली से स्टार्ट हो रहा है, अगर हमने यहाँ पे इन्वर्जन वाला रूल लगा दिया तो फिर हम बट ऑल्सो नॉट ओनली वाला रूल जो है नहीं यहाँ पे फॉलो करते हैं, ठीक है। तो वो इन्वर्जन वाले रूल में चला जाता। लेकिन क्योंकि मैंने क्या किया, यहाँ पे
नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले रूल को फॉलो किया, इसलिए हमने क्या किया, ही हैज को इधर लिखा, नॉट ओनली को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। लेकिन सेकंड वाले में मैंने क्या किया, इन्वर्जन के रूल को फॉलो किया, तो हम फिर इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले को, ठीक है। लेकिन जब नॉट ओनली बट ऑल्सो बीच में रहेगा तो ऑलवेज हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का जो भी रूल होगा उसको फॉलो करेंगे। लेकिन जब ये स्टार्टिंग में होगा, यानी कि सेंटेंस नॉट ओनली से ही स्टार्ट होगा, तो हम वहां पे इन्वर्जन वाले रूल को फॉलो करेंगे, यानी फिर हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का रूल को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ जो है बट एज वेल एज भी यूज हो सकता है या बट टू भी यूज हो सकता है। जरूरी नहीं है कि बट ऑल्सो ही यूज हो, बट टू भी यूज हो सकता है, बट एज वेल एज भी यूज हो सकता है। तो अगर आप सेंटेंस में ऐसा कभी देखो तो ये नहीं लगे कि यहाँ पे बट ऑल्सो होना चाहिए, वो सेंटेंस समझने के लिए सेंटेंस को आप समझोगे वहां पे कि यहाँ पे क्या यूज होगा। जैसे क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, नॉट ओनली द पीएम बट द इंटायर ऑपोजिशन एज वेल कंडेम्ड द अटैक ऑन सिविलियंस। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बट है, उसके बाद एज वेल एज लगा हुआ है, तो ये भी सेंटेंस सही है, ठीक है। तो रूल 1 हमने देख लिया, बट एंड, रूल 2 देख लिया, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब रूल 3 की बात करते हैं। रूल 3 कहता है कि नो सूनर के बाद ऑलवेज देन का यूज होगा, और हार्डली स्कार्सली अगर होगा तो हम वहां पे वैन का यूज करेंगे, ठीक है। तो नो सूनर के बाद हम देन का THAN, ये भी ध्यान रखना है कि देन ऐसे याद नहीं करना है, देन लगेगा तो ये भी पता होना चाहिए NA वाला या E वाला, THEN है या THAN है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है। और हार्डली स्कार्सली के साथ क्या लगेगा, वैन। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल है, नो सूनर डिड ही स्टार्ट राइटिंग देन हिज पेन रन आउट ऑफ इंक। तो आप देख रहे हो यहाँ पे नो सूनर के बाद हमारा देन लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये याद रखना है कि जब भी सेंटेंस नो सूनर और हार्डली और स्कार्सली से स्टार्ट होता है, वहां पे हम इन्वर्जन का रूल फॉलो करते हैं, ठीक है। इन्वर्जन का रूल फॉलो करने के साथ साथ दूसरा क्या होता है, जो देन वाला सेंटेंस है ना, देन के बाद जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, वो सेंटेंस ऑलवेज वर्ब का सिंपल फॉर्म होगा। यानी कि जैसे नो सूनर वाला जो भी सेंटेंस है वो जिस भी टेंस में है, जैसे ये पास्ट टेंस में दिख रहा है, तो जो देन से स्टार्ट होने वाला जो भी सेंटेंस होगा ना, वो उसी टेंस का सिंपल फॉर्म होगा। यानी कि पास्ट सिंपल पास्ट बोल लो, सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर, ठीक है। तो जब भी हम इसमें पहला रूल क्या हुआ कि नो सूनर या हार्डली स्कार्सली से जो भी सेंटेंस स्टार्ट होगा वहां पे इन्वर्जन का यूज होगा। मतलब ये वाला जो सेंटेंस है नो सूनर, इसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, इन्वर्जन फॉलो करेगा, यानी वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। दूसरा क्या, जो देन से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है वो इसका, यानी इस सेंटेंस का जो भी ये सेंटेंस जिस भी टेंस में रहेगा उसका सिंपल फॉर्म यूज होगा, उसका सिंपल यूज होगा। यानी कि पास्ट, अगर ये सेंटेंस जैसे यहाँ पे पास्ट में है तो इसका सिंपल पास्ट यूज होगा। अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट में होता, प्रेजेंट में कोई भी टेंस हो सकता है, पास्ट परफेक्ट हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो सकता है, या मतलब ये प्रेजेंट टेंस का होना चाहिए। तो इसका जो देन वाला सेंटेंस है वो हमेशा क्या होगा, वर्ब का मतलब सिंपल पास्ट होगा। अगर पास्ट का सेंटेंस पास्ट टेंस है तो ये सिंपल पास्ट होगा, अगर ये प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, अगर ये फ्यूचर टेंस है तो यहाँ पे सिंपल फ्यूचर होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, स्कार्सली हैड ही ब्राउट द टिकट व्हेन द गार्ड सॉट द ग्रीन फ्लैग टू द ट्रेन, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि हैड ही ब्राउट, हैड लगा हुआ है, डेट मीन्स ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है और इन्वर्जन लगा हुआ है। अभी मैंने बोला कि ये जो सेंटेंस होना चाहिए ये क्या होना चाहिए, इन्वर्जन फॉलो करता है। तो जो ये हमारा स्कार्सली वाला है ये क्या कर रहा है, इन्वर्जन फॉलो कर रहा है। पहला तो सही है। दूसरा, ये जिस भी टेंस में होगा जो उसके बाद वाला जो सेंटेंस है, यानी स्कार्सली के साथ हम वैन का यूज करते हैं,
ये लगा हुआ है, तो व्हेन से जो स्टार्ट होगा सेंटेंस, ये इस टेंस का, यानी कि जो हैड वाला टेंस है, ठीक है, इस टेंस का, तो ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, तो ये क्या हो गया, ये पास्ट टेंस का है, तो इसके व्हेन के बाद वाले में हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, उसी पास्ट टेंस का सिंपल फॉर्म। तो हमने यहाँ पे V2 का यूज किया है, यानी कि पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस यूज किया है। समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार समझ लो। पहली बात कि नो सूनर, स्कार्सली, हार्डली से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होगा तो वो सेंटेंस इन्वर्जन का यूज करेगा, मतलब वो सेंटेंस किस में चेंज हो जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। उसके बाद जो सेंटेंस देन एंड व्हेन, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, जो सेंटेंस देन और व्हेन से स्टार्ट होगा वो उस टेंस का, यानी जिस भी टेंस में फर्स्ट सेंटेंस रहेगा उस टेंस का सिंपल फॉर्म में होगा। सिंपल फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल या प्रेजेंट सिंपल या फ्यूचर सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 4। ये कहता है कि अगर ऑल्दो दो हो सेंटेंस में तो वो हमेशा येट अपने साथ लेगा, या तो कॉमा या येट या कॉमा दोनों ले सकता है, या स्टिल यूज करेगा, ठीक है। तो जब भी सेंटेंस में ऑल्दो होगा या दो होगा तो उसके साथ ऑलवेज क्या आएगा, येट आएगा, स्टिल आएगा, कॉमा आएगा, या दोनों हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल, ऑल्दो ही ट्राइड हार्ड ही फेल्ड, ठीक है। तो ऑल्दो के साथ हमने येट वगैरह कुछ नहीं लगाया तो कॉमा लगा दिया। दूसरा है दो ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड, तो यहाँ पे मैंने कॉमा और येट दोनों लगा दिया। आप सिर्फ येट भी लगा सकते हो, स्टिल भी लगा सकते हो। स्टिल जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो हम यूज करते हैं, येट जो है जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तब हम यूज करते हैं, ठीक है। वैसे तो कोई भी कहीं भी यूज हो जाता है, लेकिन हाँ इसी सेंटेंस में अगर नॉट करके लगा होगा तो हम स्टिल का यूज ना करके येट का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रूल नंबर 5। रूल 5 कहता है कि अगर लीस्ट अगर सेंटेंस में है तो उसके साथ हम क्या करते हैं, शुड या V1 का यूज करते हैं। हम आपने सिर्फ देखा होगा कि इसके साथ हम सिर्फ शुड का यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी है तो भी वो सेंटेंस करेक्ट है। जैसे स्पीक क्वाइटली लीस्ट सी शुड हियर अस, ये भी सही है। और अगर यहाँ पे इस तरह लिखा होगा यू मस्ट स्टडी हार्ड येस्ट, यू मस्ट स्टडी हार्ड लीस्ट यू फेल, तो यहाँ पे फेल का V1 फॉर्म है, तो ये भी सेंटेंस क्या है, सही है। यू मस्ट स्टडी हार्ड लिस्ट यू फेल, ठीक है। इसके बाद है अदर देन रादर देन। ओके, एक पॉइंट यहाँ पे है नेवर यूज नेगेटिव वर्ड्स और नॉट। क्यों? क्योंकि जो ये लिस्ट है ना, लिस्ट का मतलब ही होता है ऐसा ना हो कि, यानी जो नेगेटिव वर्ड है ये इसमें ऑलरेडी है, तो जब आप इसके साथ नेगेटिव वर्ड को यूज करोगे तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव का सेंस देने लगेगा, तो उस सेंटेंस का पूरा मीनिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसलिए हम लिस्ट के साथ कभी भी नेगेटिव सेंटेंस का यूज नहीं करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे लिखा होता सी नॉट शुड हियर अस, तो यहाँ पे ये सेंटेंस गलत हो जाता, हम लिस्ट के साथ जो है नॉट का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 6, अदर देन रादर देन, यानी कि कभी भी सेंटेंस में अगर अदर लिखा हुआ है तो उसके साथ हम देन यूज करेंगे, रादर लिखा है तो देन यूज करेंगे। जैसे आई वुड रादर हैव द बैट देन द बॉल, तो रादर के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, देन का। आई हैव नो अदर ऑप्शन देन टू गेट ए जॉब, तो अदर के साथ हम देन का यूज कर रहे हैं, तो ये रूल भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रूल है आइदर और नॉट आइदर और, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जब भी आइदर रहता है तो उसके साथ हम और का यूज करते हैं, या इस तरह से भी फॉर्मेशन होता है और इस तरह का भी फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे है आइदर राम और लखन विल गो टू जयपुर, ठीक है। तो आइदर के साथ हम क्या यूज करेंगे, ऑलवेज और का यूज करेंगे। यहाँ पे आपको
एंड या बट इस तरह से ऑप्शन में दिया होगा, तो आपको ये याद रखना है कि आइदर के साथ हम हमेशा क्या करते हैं, और का यूज करते हैं। फिर इसका सेंटेंस कैसे होता है, जैसे आइदर सी और आई और यू विल डू दिस, या तो वो करेगी या तो मैं करूंगा या तुम करोगे इस काम को। तो जब इस तरह से सेंटेंस में हमें मोर देन टू से ज्यादा जब हम ऑप्शन का यूज करते हैं तो हम इस तरह से यूज करते हैं, ठीक है, और करके यूज करते हैं। नेक्स्ट है ही इज नॉट आइदर गुड और वाइज, तो आप इस तरह भी यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 8, ये कहता है नाइदर नॉर, नाइदर नॉर या नाइदर नॉर 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 करके भी यूज करते हैं। सी इज नाइदर राधा नॉर सीता, ठीक है, ये ना तो राधा है ना ही सीता है। फिर यहाँ पे आप इस तरह भी यूज कर सकते हो, ही ईट्स नाइदर फिश नॉर मीट नॉर एग, ना तो वो फिश खाता है, ना मीट खाता है, ना एग खाता है, ठीक है, इस तरह भी बोल सकते हैं। और जब भी सेंटेंस नाइदर से स्टार्ट होगा तो वो क्या हो जाएगा, जब भी सेंटेंस नाइदर से स्टार्ट होगा तो वहां पे इन्वर्जन का यूज होता है, जैसे नाइदर रीड दिस नॉर डैट, ठीक है, तो नाइदर से स्टार्ट है ये सेंटेंस, तो यहाँ पे हमने क्या किया, वर्ब को पहले लिख दिया, तो ये भी याद रखोगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है नो के साथ और लगता है, नॉट के साथ भी और लगता है, नेवर के साथ भी और लगता है। क्योंकि हमने नाइदर नॉट पढ़ा तो ये नहीं आपके माइंड में हो जाए कि नॉट नो है तो इसलिए यहाँ पे नॉर हो जाएगा, तो इसमें बहुत मिस्टेक होता है, इसको आप ध्यान रखोगे। नो के साथ ऑलवेज और लगता है, नॉर नहीं लगता है, ठीक है। नॉट के साथ भी और लगता है, नेवर के साथ भी और लगता है। इसका यूज कैसे होता है, आई हैव नो कार और जिप, ठीक है, मेरे पास क्या है, कार या जिप नहीं है। आई हैव नॉट मीट हिम और इन्वाइटेड हिम, मैं ना उससे मिला और ना उसे इनवाइट किया। आई हैव नेवर स्पोकन टू हिम और रिटन टू हिम, ठीक है, तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 10, ये है अगर सेंटेंस में डाउट या डाउटफुल होता है लिखा हुआ तो हम उसके साथ ऑलवेज इफ या वेदर का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर डाउटफुल, अच्छा ये जो इफ और वेदर है ये पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हम यूज करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में हम डैट का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे सेंटेंस से देखते हैं, ही डाउटफुल इफ वेदर सी विल हेल्प हिम, तो ये क्या है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें नेगेटिव वर्ड्स का यूज नहीं किया गया है, तो हम इसके साथ क्या करेंगे, इफ या वेदर का यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरह सेकेंड वर्ड है, सेकेंड जो सेंटेंस है यहाँ पे he is not doubtful that I will finish his work in time, तो यहाँ पे नॉट डाउटफुल लगा हुआ, यानी ये सेंटेंस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, डैट। और डैट कहाँ पे यूज होता है, नेगेटिव के साथ साथ इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी यूज होता है, जैसे डू यू डाउट डैट ही विल कम टूडे, तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम यहाँ पे इफ या वेदर का यूज नहीं करेंगे, डैट का यूज करेंगे, ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रूल नंबर 11, रूल नंबर 11 कहता है कि अगर सेंटेंस में द रीजन या द रीजन वाई लिखा हो तो हम उसके साथ डैट का यूज करते हैं, ठीक है, हम उसके साथ क्या करते हैं, डैट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल है, द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज डैट ही वॉज टू यंग, ठीक है, तो रीजन क्या था उसके रिजेक्ट होने का, क्योंकि वो बहुत ही छोटा था। तो जब भी सेंटेंस में द रीजन वाई होगा हम उसके साथ डैट का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो एग्जाम में दिया जाता है, यहाँ पे बिकॉज या सो इस तरह से वर्ड को लिखा जाता है, तो आपको ये याद रखना है कि द रीजन या द रीजन वाई होगा तो हमें क्या यूज करना है, डैट यूज करना है। फिर है द सेम डैट, द सेम एज, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि हम द सेम के बाद डैट यूज करें या द सेम के बाद एज का यूज करें। तो डैट हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास वर्ब जो होता है डैट के बाद वाले सेंटेंस में वो
क्लियर होता है। जैसे दिस इज द सेम बुक डैट आई वॉन्टेड, तो वॉन्टेड जो है एक वर्ब है और डैट के बाद वाले सेंटेंस में वर्ब क्लियर हमें दिख रहा है, तो हम यहाँ पे डैट का यूज करेंगे। अदरवाइज जब हमारे पास वर्ब क्लियर नहीं होगा, यानी हमें वो नहीं समझ में आएगा कि यहाँ पे वर्ब है इस सेंटेंस में, यानी जब हम डैट या एज का यूज करेंगे तब हम वहां पे क्या करेंगे, एज का यूज करेंगे। जैसे दिस इज द सेम बुक एज माइन, तो माइन के बाद हमें कोई भी वर्ब नहीं दिख रहा है तो हम उस केस में एज का यूज करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और है कि द सेम के बाद ऑलवेज कोई ना कोई नाउन आता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखोगे कि जो भी द सेम है उसके बाद हमारा यहाँ पे कोई ना कोई नाउन होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि डैट हम कब यूज करेंगे और एज कब यूज करेंगे। डैट हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास जो डैट के बाद वाला सेंटेंस है उसमें हमारा जो वर्ब है वो क्लियरली मेंशन हो। ठीक है। नेवर यूज हु विच आफ्टर द सेम, यहाँ पे देखो एक सेंटेंस है, दिस इज परहैप्स द सेम प्लेस विच वॉज चूजन बाय अस फॉर द पिकनिक। यहाँ पे आपको सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा होगा कि दिस इज परहैप्स द सेम प्लेस विच वॉज चूजन बाय अस फॉर द पिकनिक, यही वो प्लेस है शायद जो कि हमने पिकनिक के लिए चूज किया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कोई सेंटेंस में हमें पढ़ने में भी कुछ अटपटा सा नहीं लगा है, लेकिन ये सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग है। इसलिए क्योंकि जो द सेम है उसके बाद हम कभी भी हु या विच का यूज नहीं करते हैं, डैट या एज का ही यूज यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, दिस इज परहैप्स द सेम प्लेस डैट वॉज चूजन बाय अस फॉर द पिकनिक। यहाँ पे एज क्यों नहीं यूज होगा, क्योंकि हमें वर्ब यहाँ पे दिख रहा है वॉज चूजन। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डैट का यूज करेंगे। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी हम द सेम के बाद हु या विच का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, हमेशा द सेम के बाद डैट और एज का ही यूज होता है। नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो एज सो एज का है। एज का मतलब होता है, मतलब एज जो है इतना या जितना के सेंस में यूज होता है। एज अफर्मेटिव या नेगेटिव दोनों में हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव भी होगा तो भी हम यूज कर सकते हैं, पॉजिटिव होगा तो भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन जो सो एज है वो ऑलवेज नेगेटिव में ही यूज होगा। ठीक है, तो अगर एज भी नेगेटिव में दिया है तो भी वो सही है, लेकिन अगर पॉजिटिव में सो एज दिया है तो वो गलत है, क्योंकि सो एज जो है ऑलवेज नेगेटिव में ही यूज होगा। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे ही इज एज इंटेलिजेंट एज यू, पॉजिटिव सेंटेंस था, सही है। ही इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज यू, नेगेटिव सेंटेंस है, फिर भी हमने एज का यूज किया, ये भी सही है। ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज यू, नेगेटिव सेंटेंस था, सो का यूज किया, ये भी सही है। लेकिन हम फर्स्ट सेंटेंस में सो को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो सो वाला है वो सिर्फ नेगेटिव में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑलवेज, यहाँ पे पॉइंट है, ऑलवेज यूज पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव और एडवर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एज या सो एज के साथ हम कोई भी एडजेक्टिव या एडवर्ब को यूज करेंगे वो उसका पॉजिटिव डिग्री होना चाहिए। मतलब जैसे यहाँ लिखा हुआ है ही इज एज बेटर एज यू, तो ये गलत है, क्योंकि हमें क्या यूज करना है, पॉजिटिव डिग्री को यूज करना है। जब आप डिग्री भी पढ़ोगे तो भी वहां पे ये रूल है कि जो हम पॉजिटिव डिग्री लिखते हैं वो एज करके लिखते हैं। ठीक है, तो अभी इसके अकॉर्डिंग ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि जब भी आप एज के साथ कोई भी एडजेक्टिव या एडवर्ब यूज करोगे तो उसका कौन सा यूज करोगे, फॉर्म, पॉजिटिव फॉर्म यूज करोगे, यानी ही इज एज गुड एज यू। ठीक है, नेक्स्ट रूल है हमारा एज सो, जैसा वैसा। ठीक है, तो ये है एज सो, एज यू सो यू रिप, जैसा तुम बोगे वैसा तुम काटोगे। एज आई से सो यू डू, जैसा मैंने कहा वैसा तुम करो। ठीक है, तो इस तरह इसका यूज होता है। फिर है सच एज, सच डैट, इसमें भी कंफ्यूजन होता है, कहाँ हम सच एज को यूज करें, कहाँ हम सच डैट को यूज करें। सच एज का जो यूज होता है, फर्स्ट अगर एज के बाद इन्फिनिटिव होता है, ठीक है,
जब सेंटेंस में एज के बाद कोई इन्फिनेटिव लिखा हो, यानी एज या डैट के बाद वाले सेंटेंस में अगर इन्फिनेटिव लिखा हो, वहां पे हम क्या यूज करते हैं? एज का यूज करते हैं। दूसरा, एज तब यूज होता है जब वो किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा हो। डैट कब यूज होता है? डैट तब यूज होता है जो जैसे सच वाला सेंटेंस उसका कारण हो और डैट वाला जो सेंटेंस है उससे आपको पता चल रहा हो कि उस कारण का क्या रिजल्ट या इफेक्ट हुआ, तब हम डैट का यूज करेंगे। जैसे अभी हम जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो उससे समझ में आ जाएगा और ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ है, ही इज नॉट सच ए गुड सिंगर एज आई एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग आप पहले ये देखो कि सच के बाद जो है यहाँ पे है एक नाउन। ठीक है, नाउन के बाद है एज आई एक्सपेक्टेड, तो ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है कि ये वो सिंगर नहीं है जैसा मैंने उसके बारे में एक्सपेक्ट किया था, जैसा मैंने उसके बारे में सोचा था। यानी ये नाउन, ये जो है, ये जो सेंटेंस है, ये क्या कर रहा है? नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है कि मैंने जिस तरह से एक्सपेक्टेशन की थी ये उस तरह का सिंगर नहीं है। तो उस तरह के सेंटेंस में हम क्या करेंगे? एज का यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। आई एम नॉट सच अ फूल एज टू बिलीव डैट। यहाँ पे आपको दिख रहा है टू बिलीव। टू बिलीव क्या है? इन्फिनिटिव है। तो जब भी एज वाले या डैट, मतलब जो सेकंड सेंटेंस है इसके बाद जो होता है सच एज के बाद या डैट के बाद वाला, अगर वहां पे इन्फिनिटिव होगा तो हम एज का यूज करेंगे, यहाँ पे डैट का यूज नहीं होगा। ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड है, देयर वॉज सच ए नॉइस डैट वी कुड नॉट हियर। आपको दिख रहा है यहाँ पे देयर वॉज सच ए नॉइस, यहाँ पे ये काउज है, कारण है। क्या है कारण? वहां बहुत शोरगुल है। उसके बाद क्या हुआ? उस शोरगुल के वजह से क्या हुआ? वो कुछ भी सुन नहीं पा रहे थे। तो ये शोरगुल जो है ये कारण है, यानी ये जो नॉइज है ये कारण है। इसकी वजह से इसका इफेक्ट ये हुआ कि वो कुछ भी नहीं सुन पा रहे थे। ठीक है, तो इस केस में जहां पे जो सच वाला पार्ट है वो काउज होगा, ये रीजन होगा, और जो डैट वाला पार्ट है वो उसका रिजल्ट या इफेक्ट होगा, तो उस कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे? डैट का यूज करेंगे। क्लियर है? एज का यूज कब करना है आपको? जब इन्फिनिटिव होगा या वो नाउन को क्वालिफाई करेगा। डैट का यूज कब करना है? जो सच वाला पार्ट है वो काउज हो या रीजन हो, और उस रीजन या उसके वजह से डैट वाला जो पार्ट है उसका कुछ रिजल्ट या इफेक्ट बता रहा हो, तब हम वहां पे डैट का यूज करेंगे। ठीक है, इसमें 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है। फर्स्ट, जब भी सच डैट या सच एज होगा यहाँ पे ऑलवेज ये नाउन होगा। समझ में आ गया? ये हमेशा यहाँ पे क्या होगा? नाउन होगा, तभी यहाँ पे सच का यूज होगा। ठीक है, दूसरा, इस नाउन का ऑलवेज कोई ना कोई आर्टिकल्स होगा। ठीक है, द एंड जो भी है, ए एंड द, जो भी जितने भी आर्टिकल्स हमने पढ़े हैं, उस नाउन के पहले हमेशा क्या होना चाहिए? एक आर्टिकल होना चाहिए। यहाँ पे इस तरह भी क्वेश्चन दे देगा कि ही इज नॉट सच गुड सिंगर एज आई एक्सपेक्टेड, तो ये भी जो सेंटेंस है ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल मिसिंग है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है और इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में। ठीक है, नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 16, एल्स बट नथिंग एल्स बट। ठीक है, तो एल्स के साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं? बट का यूज करते हैं। नथिंग एल्स के साथ भी हमेशा हम बट का यूज करते हैं। किसी किसी बुक में जो है नथिंग एल्स के बाद देन का यूज दिया गया है, किसी ने उसको सही भी बोला है, किसी ने बट को सही बोला है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा जो जो करेक्ट सेंटेंस होता है वो बट को ही प्रीफर करता है, यानी नथिंग एल्स के बाद बट ही होता है। सो आप बट को ही याद रखोगे। इसका एग्जाम्पल ये कैसे सेंटेंस में यूज होता है? ही इज नथिंग एल्स बट प्राइड दैट लीड टू वंस डाउनफॉल। ठीक है, सॉरी, डाउनफॉल, यानी इसका मतलब एल्स बट का मतलब होता है इसको छोड़ के या
इसके अतिरिक्त तो कोई चीज इस टाइप से जब हम यूज करते हैं, मतलब यहाँ पे ये बोलने का मतलब है कि ये और कुछ नहीं, उस वो घमंडी होता है जो किसी के गिरने का, या आप बोल सकते हो कि मतलब बहुत सक्सेसफुल है लेकिन अगर उसमें घमंड आ जाता है तो वो क्या बोले, वो अनसक्सेसफुल होने का उसका रीजन हो सकता है। ठीक है, फिर है द टीम शुड गो एनीवेयर एल्स बट मुंबई, मतलब जो टीम है वो कहीं भी जा सकती है छोड़ के, किसको छोड़ के, मुंबई को, मतलब मुंबई को छोड़ के, मुंबई के अतिरिक्त, मुंबई के अलावा ये कहीं पे भी जा सकती है। ठीक है, तो इस तरह से हम सेंटेंस में इसको यूज करते हैं। तो एल्स के साथ हमेशा क्या होता है, बट का यूज होता है, नथिंग एल्स के साथ भी बट का यूज होता है। बिटवीन के साथ हमेशा एंड यूज होता है और फ्रॉम के साथ हमेशा टू यूज होता है। इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है और इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार एसएससी में भी पूछा गया है। यहाँ पे बिटवीन के बाद टू दे देते हैं या फ्रॉम के बाद एंड दे देते हैं। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जैसे ये दोनों सेंटेंस आप देख रहे हो एक जैसा ही है, लेकिन इसका मीनिंग भी सेम है, हर चीज सेम है, लेकिन अगर ये बिटवीन यूज हुआ है तो हमें यहाँ पे एंड ही यूज करना है। अगर यहाँ फ्रॉम यूज हुआ है तो हमें यहाँ पे टू ही यूज करना है। ये क्वेश्चन कैसे दे देते हैं कि द पार्टी इज फ्रॉम 7 PM एंड 9 PM, या इस तरह दे देंगे द पार्टी इज बिटवीन 7 PM टू 9 PM। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखोगे कि बिटवीन अगर है तो एंड यूज होगा, फ्रॉम है तो टू यूज होगा। ठीक है, इसके बाद सो डैट टू, ये दोनों अलग है लेकिन मैंने इसको एक साथ इसलिए लिया है कि कहाँ जहां पे भी हम सो डैट को यूज करते हैं वहां हम टू को भी कभी कभी वैसे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। सो डैट ये भी इतना की इस सेंस में होता है, और ये सो वाला जो है ये कॉज बताता है, रीजन बताता है, डैट वाला जो है इफेक्ट या रिजल्ट बताता है। इसी तरह का आपने इसके पहले सेंटेंस देखा होगा सच डैट। ठीक है, सच डैट और सो डैट में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि सच डैट में भी हम वही देख रहे थे, सच वाला जो है कॉज बता रहा था, डैट वाला रिजल्ट बता रहा था। सो डैट और सच डैट में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि सच वाला जो आपने अभी पढ़ा था वहां पे हम सच जो है ऑलवेज फॉलो करता है किसको, नाउन को। ठीक है, सच के बाद हमेशा नाउन आता है, लेकिन जो सो है इसके बाद नाउन नहीं आता है, इसके बाद हमेशा एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है। ठीक है, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको सेंटेंस में जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ही स्पीक सो क्लियरली दैट everybody understood his point। यहाँ पे भी आप देख रहे हो ये कॉज है क्योंकि वो बहुत क्लियरली स्पीक कर रहा है, इसका रिजल्ट ये हुआ कि सबको उसके बातें समझ में आ रही थी। तो यहाँ आपको लगेगा कि यहाँ पे सच डैट भी हो सकता है, तो सच डैट यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसलिए क्योंकि सच डैट में मैंने एक और रूल बताया कि सच डैट सच जो है हमेशा नाउन को फॉलो करता है। तो सच के बाद यहाँ पे नाउन होता तो यहाँ पे सो गलत हो जाता, तब यहाँ पे सच होता, लेकिन यहाँ पे ये आपको दिख रहा है ये क्या है, क्लियरली एक एडवर्ब है, इसलिए यहाँ पे सच अगर हम लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन इस पे भी आया हुआ है कि यहाँ पे आपको कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया होगा और यहाँ पे सच लिख दिया जाएगा, जो कि वो गलत होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो होगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जब भी सो के बाद हमें ये चेक करना है, अगर इस तरह का काउज और रिजल्ट दो सेंटेंस दे रहा है तो यहाँ पे ये चेक करना होगा कि सच है अगर तो वहां पे नाउन है या नहीं, अगर सो है तो वहां पे एडजेक्टिव या एडवर्ब है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद सो के साथ तो डैट हो गया, टू के साथ हमेशा क्या होता है, टू का यूज होता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, अच्छा दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, दिस प्रॉब्लम इज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट नो वन कैन सॉल्व इट। तो ये कॉम्प्लिकेटेड क्या है, एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे हम सच का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, सो का ही यूज होगा। ठीक है, फिर है दिस प्रॉब्लम इज टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर एनीवन टू सॉल्व इट। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो टू का भी मतलब उतना ही है, तो ये दोनों जो सेंटेंस है ये आपको एक जैसा लग रहा होगा। दिस प्रॉब्लम इज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट नो वन कैन सॉल्व इट, इसको इस तरह भी बोल सकते हैं। जब हम इसको टू करके भी बोलेंगे तो इस सेंटेंस का मीनिंग वही होगा, यहाँ पे भी वही चीज है, दिस प्रॉब्लम इज टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर एनीवन टू सॉल्व इट। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे टू को एक साथ रख दिया था कि कभी कभी हम
उस मीनिंग को क्वालिफाई करने के लिए दोनों का यूज कर सकते हैं, सो डैट का भी और टू का भी। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। तो ये आप याद रखोगे कि टू के साथ हम टू का यूज करते हैं, सो के साथ हम डैट का यूज करते हैं, सच के साथ हम डैट का यूज करते हैं। लेकिन सच जो होता है वो नाउन को फॉलो करता है, सो जो है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब को फॉलो करता है। ठीक है, नेक्स्ट है वेदर और। तो वेदर कहीं पे भी सेंटेंस में होगा, आपको क्या करना है, हमेशा वहां पे जहां पे भी वेदर होगा वहां पे क्या करना है, और का यूज करना है। ठीक है, जैसे आई डोंट नो डैट ही विल कम और नॉट। तो यहाँ पे और लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेदर का यूज करेंगे, ना कि डैट का यूज करेंगे। ठीक है, सी आस्क्ड वेदर आई एम रेडी और नॉट। तो यहाँ पे और है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वेदर का यूज करेंगे। और ऐसे भी अगर आस्क्ड अगर क्वेश्चन में सेंटेंस में होता है तो हम वहां पे वेदर का ही यूज करते हैं, क्योंकि वेदर जो है इफ और वेदर का जो यूज होता है वो क्वेश्चन आंसर देने में भी किया जाता है। और वेदर का यूज वहां पे भी होता है जहां पे डाउट का जो सेंस आता है, यानी कि आप डाउट में हैं कि वो ऐसा करेगा या नहीं करेगा, जाएगा या नहीं जाएगा। तो जब भी डाउट वाला सेंटेंस होता है हम वहां पे इफ या वेदर का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया सी आस्क्ड वेदर आई एम रेडी और नॉट। ठीक है, वेदर योर बॉस इज राइट और नॉट। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने नॉट को सर्कल कर दिया है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ये पहला सेंटेंस था ना, सी आस्क्ड वेदर आई एम रेडी और नॉट, ये तो सही है। लेकिन अगर हम कोई ऐसा वर्ड बोल रहे हैं जिसका अपोजिट हमारे को पता है या इसका अपोजिट होता है, यानी कि राइट का अपोजिट क्या होता है, रॉन्ग होता है, तो हम वहां पे उस वर्ड का अपोजिट वर्ड को ही यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला वेदर योर बॉस इज राइट और रॉन्ग। ठीक है, सॉरी, वेदर योर बॉस इज राइट और नॉट। ठीक है, तो ये सेंटेंस भी ठीक है, लेकिन ये और परफेक्ट होगा जब उस वर्ड का, यानी कि राइट का अगर आपके पास अपोजिट वर्ड होता है तो हम उसको ही यूज करेंगे। यानी हम इसको कैसे बोलेंगे, वेदर योर बॉस इज राइट और रॉन्ग। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जो वर्ड है उसका अपोजिट वर्ड होगा तो हम यहाँ पे उसका अपोजिट वर्ड को ही यूज करेंगे। जैसे राइट, रेडी का कोई अपोजिट वर्ड नहीं होता है, तो इसलिए हमने क्या बोला, आई एम रेडी और नॉट। ठीक है, लेकिन राइट का अपोजिट वर्ड होता है, इसलिए हम नॉट की जगह पे उस वर्ड को ही यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो वेदर का समझ में आ गया कि वेदर जब भी रहेगा तो हम क्या करेंगे, और का यूज करेंगे। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा देन का यूज होता है। जब हम डिग्री पढ़ेंगे उसमें भी पढ़ेंगे, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट होता है। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है जब आप उसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। तो ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम देन का यूज करते हैं। जैसे जयपुर इज बेटर देन एनी अदर सिटी इन राजस्थान। तो क्या हुआ, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमने देन का यूज किया। नॉट बट, नॉट के साथ बट का यूज होता है। ही इज नॉट इंटेलिजेंट बट, क्या है यहाँ पे, ही इज नॉट इंटेलिजेंट नॉट डिलीजेंट। ठीक है, सॉरी, ही इज नॉट इंटेलिजेंट बट डिलीजेंट। ठीक है, तो इस तरह का हमें वर्ड जब बोलना हो तो यहाँ पे आप ये मत कंफ्यूज हो जाना कि यहाँ पे उसके पहले हमने और, नो और, नॉट और वाला पढ़ा तो ये नॉट बट क्या हो गया। यहाँ पे ये सेंटेंस का मीनिंग अलग है और जब हम नॉट और का यूज करते हैं वो मीनिंग अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे है कि ही इज नॉट इंटेलिजेंट बट डिलीजेंट, मतलब वो, उसके पास ज्यादा दिमाग तो नहीं है, ज्यादा बुद्धिमान तो नहीं है, लेकिन वो बहुत मेहनती है। और वो जो होता है नॉट और, वो अलग सेंस में होता है, मतलब मेरे पास ये भी नहीं है वो भी नहीं है, इस सेंस में हम यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है ये अलग सेंस दे रहा है, तो आप ये इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि नॉट तो वहां पे हमने और को पढ़ा था तो ये नॉट बट कैसे हो गया। नॉट और नॉट बट का मीनिंग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ अगर होगा तो हम देन का यूज करेंगे, इफ अगर होगा तो कॉमा का यूज करेंगे। दोनों का हम यूज नहीं करेंगे। इफ होगा या तो हम देन का यूज करेंगे, अगर इफ होगा तो हम कॉमा से भी काम चला लेंगे। ठीक है, लेकिन दोनों का हम यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इफ के साथ देन का यूज नहीं होता है। ऐसा नहीं है, इफ के साथ देन का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी जगह ऐसे देखा है मैंने कि इफ के साथ हम देन को यूज नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है, इफ के साथ हम देन को यूज करते हैं।
यहाँ पे है, हाँ मोस्टली हम देन को यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया है कि इफ के साथ देन लिखा हुआ है तो वो गलत नहीं होगा, ठीक है। इफ द वेदर इज नाइस देन आई विल प्ले आउटसाइड, ठीक है। इफ का अदर यूज भी होता है, जैसे इफ के साथ अगर कंडीशन लगा हुआ है कोई, मतलब शर्त वाला जो सेंस दे रहा है, तो इफ वाले सेंटेंस में हम मोडाल्स का यूज नहीं करते। मोडाल्स क्या क्या होता है, जो मे, माइट, कुड, विल, शैल, इस टाइप का होता है, उसको हम मोडाल्स बोलते हैं। और उसको हम कंडीशन अगर बोल रहा है वो, तो हम वहां पे यूज उसको नहीं करते हैं। लेकिन इफ से जो सेंटेंस है, अगर वो पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, यानी कि कोई कंडीशन या किसी शर्त के बारे में नहीं, पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, तो हम उस सेंटेंस में शुड या हैपन लगा सकते हैं। अगर इफ वाला सेंटेंस रिक्वेस्ट है, ठीक है, वहां पे मतलब शर्त की बात नहीं की जा रही है, रिक्वेस्ट की बात की जा रही है, तो वहां पे विल या वुड का यूज कर सकते हैं। इफ अगर डायरेक्ट एडजेक्टिव के तरह काम कर रहा है, ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ, तो वो ऑल्दो का मीनिंग देता है। मतलब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल एक है कि योर नेचर इफ जनरली फ्रेंडली, ठीक है, इज सम टाइम वेरी रिजर्व्ड। इसका मतलब ये बोल रहा है कि अगर इफ के बाद डायरेक्टली हम किसी एडजेक्टिव को यूज करते हैं, तो उसका जो मीनिंग होता है, जो ऑल्दो का मीनिंग होता है ना, वैसे ही वो मीनिंग देता है। यानी इफ के बाद अगर हम इफ या इफ फ्रेंडली जैसे हमने लिखा, तो इफ है, फ्रेंडली क्या हो गया, एडजेक्टिव अगर हो गया, तो इफ फ्रेंडली जो है ये क्या दे देता है, ऑल्दो का सेंस देता है। ऑल्दो का मतलब क्या होता है, हालांकि के सेंस में। जैसे यहाँ पे है इफ योर नेचर इफ जनरली फ्रेंडली, मतलब तुम्हारा नेचर जो कि या हालांकि फ्रेंडली है, इज सम टाइम वेरी रिजर्व्ड, ठीक है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये कुछ छिपा रहा है। मतलब रिजर्व क्या होता है, जो कम लोग बोलते हैं, जो अपनी बातें कम शेयर करते हैं, चुप्पी जैसा जो बोलते हैं उसको, ठीक है। तो जब हम इफ को डायरेक्टली एडजेक्टिव के साथ यूज करते हैं, तो वो जो है सेम मीनिंग देता है ऑल्दो के जैसा, ठीक है। तो इफ का वैसे तो यहाँ पे आप कंजंक्शन पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इफ से कुछ पॉइंट था रिलेटेड जो मैंने यहाँ पे बता दिया। ओके, तो यहाँ तक जो है हमारा जो भी पेयर में था ना, पेयर कंजंक्शन जो भी था, वो सारा खत्म हो चुका है। जितने भी मेरे पास कलेक्शन था, जितना मैंने बुक में पढ़ा, वो सारा मैंने वहाँ पे करवा दिया। फिर भी आपको लगता है कि इसमें कुछ छूट गया है, तो आप कमेंट कर सकते हो। तो अगर जो छूट गया है वो दूसरे के लिए हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो मैंने 2-3 बुक से इसको कवर किया है, उसमें जितने भी पेयर वाले कंजंक्शन थे उन सबको मैंने कवर कर लिया है। फिर भी अगर आपको इसके अलावा भी कुछ मालूम है तो आप कमेंट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं, ये तो पेयर वाला खत्म हो गया। वो जो पेयर वाला था वो एरर में पूछे जाते हैं मोस्टली। अब जो हम कंजंक्शन पढ़ेंगे, एरर में तो कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है, इधर से भी, मतलब इन सब से भी पूछा जाता है, लेकिन मोस्टली उसी से पूछा जाता है। लेकिन ये जो है ना, इसके बाद अभी जो पेयर के अलावा जो हम पढ़ने जा रहे हैं कंजंक्शन को, उसका मोस्टली यूज फिलर्स में होता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शन को। एडवर्सेटिव कंजंक्शन पहले भी समझाया कि ये वो कंजंक्शन वहां पे काम करता है जब हमारे पास दो सेंटेंस को जोड़ना हो और वो दोनों सेंटेंस आपस में एक दूसरे के क्या हो, अपोजिट हो, ठीक है। तो यहाँ पे है बट, येट, स्टिल, ओनली, नेवरदलेस, वेयर एज, वाइल, हाउएवर, नॉटविथस्टैंडिंग, इस तरह से इसका हिंदी मीनिंग भी लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने लिखा है ग्रुप बी, ग्रुप ए, इस तरह से करके, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आपको सेंटेंस इस तरह से हो, जैसे कि दो सेंटेंस है, यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस, यहाँ पे सेकंड सेंटेंस, और इसके बीच में आपको इस कंजंक्शन को यूज करना हो, तो आप इन दोनों में से कोई भी कंजंक्शन को यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर सेंटेंस मतलब कंजंक्शन आपको इस तरह यूज करना हो, यानी दो सेंटेंस एक साथ दिया हो और यहाँ पे आपको फिलर्स दिया है, तो आप हमेशा ग्रुप बी वाले को यूज करोगे, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा मिडिल में यूज होता है, ठीक है। फिर इसी तरह सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही अगर आपको कंजंक्शन भरना हो, दो सेंटेंस है तो आप इसको यूज करोगे। फिर यहाँ पे है सेंटेंस 1 है, सेंटेंस 2 का जो है सब्जेक्ट हो, फिर बीच में भरना हो, फिर ऑब्जेक्ट हो, तो इसमें भी हम ग्रुप बी वाले को भरेंगे, ठीक है।
ये तभी होगा जब हमारे पास दोनों अलग अलग सेंटेंस है, उसके बीच में हमें फिल करना है, तो हम ग्रुप ए या बी दोनों में से यूज कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जब इस तरह का ये 3 कंडीशन होगा तो हम ऑलवेज ग्रुप बी को प्रिफर करेंगे और यही होगा, ठीक है, क्योंकि ये मिडिल के लिए होता है, ये मिडिल में फील होता है, ये कभी भी इस तरह से यूज नहीं होता है। जैसे ही इज ए पुअर मैन बट ही इज हैप्पी, ठीक है। अब यहाँ पे ये बताओ, ये पुअर मैन है तो ये हैप्पी कैसे हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, सेंटेंस अपोजिट एक दूसरे की बात कर रहा है। जब वो गरीब है तो वो हैप्पी कैसे हो सकता है, वो बात अलग है, एक्सेप्शन केस है कि कुछ कुछ लोग बहुत ज्यादा संतुष्ट बोलते हैं ना कि हाँ जो भी भगवान ने हमें दिया है उससे हम खुश हैं, वो तो एक्सेप्शन केस है। लेकिन हम एक ह्यूमन का परसेप्शन होता है ना कि अगर वो गरीब है तो गरीब है तो हर चीज के लिए उसको प्रॉब्लम होती होगी, खाने पीने पहनने, मतलब कुछ किसी भी चीज के लिए, तो वो हैप्पी कैसे हो सकता है। तो ये क्या है, ये वर्ड एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, मतलब ये डाइजेस्ट होने वाली बात नहीं है, इस तरह आप समझ लो, ठीक है। तो ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो जब भी अपोजिट होगा तो हम क्या करेंगे, एडवर्सेटिव कंजंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये अलग सेंटेंस है, ही इज हैप्पी, ये अलग सेंटेंस है, इसलिए हमने यहाँ पे बट को यूज किया। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर हमें फिलर्स में इस तरह दिया हो, ही इज पुअर मैन, ही इज हैप्पी, तो यहाँ पे हम ग्रुप बी वाले जो भी हैं कुछ भी इसमें से यूज कर सकते हैं। हाउएवर भी यूज कर सकते हैं, वाइल भी यूज कर सकते हैं, नॉट विथ स्टैंडिंग भी यूज कर सकते हैं, नेवरदलेस भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे ही इज रिच, अब देखो यहाँ पे ये सेंटेंस तो 1 हो गया। दूसरा सेंटेंस का क्या किया हमने, सब्जेक्ट लिखा, जो कि ये वाला फॉर्म है, सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद फिल करने के लिए दिया है। तो यहाँ पे भी हम इसको यूज नहीं करेंगे ग्रुप ए वाले को। हाँ, यही अगर ही इधर हो जाता ना, इधर हमें फिलर्स दिया रहता तो हम यूज कर लेते, लेकिन इस तरह भी सेंटेंस में अगर होगा तो हम इसको ग्रुप बी वाले को यूज करेंगे। फिर है नॉट स्टैंडिंग विथ, स्टार्टिंग में ही दे दिया तो हम ग्रुप बी वाले को ही यूज करेंगे, इधर वाले को यूज नहीं करेंगे। दूसरा, कभी भी सेंटेंस, ये तो वैसे भी हमने पढ़ा अभी पेयर वाले में कि ऑल्दो के साथ येट ही यूज होता है, तो यहाँ पे बट वट कुछ भी हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऐसे देखोगे कि सेंटेंस तो एडवर्सेटिव है और 2 सेंटेंस है यहाँ पे बीच में फिल करना है, तो हम कुछ भी डाल देंगे, बट भी डाल सकते हैं, येट भी डाल सकते हैं, स्टिल भी डाल सकते हैं तब जब यहाँ पे ऑल्दो नहीं होगा। लेकिन ऑल्दो है तो ये कंपल्सरी है कि हम यहाँ पे येट ही यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा है एडवर्सेटिव कंजंक्शन, इसको हम इस तरह से यूज करते हैं, ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई वैसा नहीं है, हाँ येट के साथ ये कंडीशन था कि ऑल्दो होगा तो येट होगा, अदरवाइज आप यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे बट के जगह येट भी यूज कर सकते हो, स्टिल भी यूज कर सकते हो, नेवरदलेस भी यूज कर सकते हो, वाइल भी यूज कर सकते हो, हाउएवर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ वाले में सिर्फ ग्रुप बी को यूज करना है, इधर ग्रुप बी को यूज करना है, इधर ग्रुप बी को यूज करना है, ठीक है। अब हम आते हैं इलेटिव कंजंक्शन पे। इलेटिव कंजंक्शन अभी हमने पढ़ा था कि जो पार्ट रिजल्ट शो करता है उसके पहले हम इलेटिव कंजंक्शन का यूज करते हैं। सो, देयरफॉर, हेंस, कंसिक्वेंटली, दैट्स व्हाई, ये सब जो है उसका कुछ कंजंक्शन है। जैसे वह बीमार था इसलिए वह अनुपस्थित था, हिंदी में इसलिए लिख दी हूं क्योंकि अभी जब हम 1-2 और इस पे करेंगे तो आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। यहाँ पे जैसे इसका हिंदी मीनिंग हुआ वह बीमार था, अगर हम इस तरह बोले वह बीमार था इसलिए वह अनुपस्थित था, ठीक है। यानी हम जो जोड़ दे रहे हैं ये इसके रिजल्ट वाले पार्ट पे दे रहे हैं कि वह बीमार था, इसके रिजल्ट से क्या हुआ कि वो एब्सेंट हो गया। तो हम इसको कैसे बोलेंगे, ही वॉज इल सो ही वॉज एब्सेंट, यानी बीमार होने का जो रिजल्ट है वो क्या हुआ कि वो स्कूल नहीं आ पाया और वो एब्सेंट हो गया। तो ये इसका रिजल्ट पार्ट है, यानी कि ये जो है इसको काउज बता रहा है, तो ये इसका रिजल्ट पार्ट है, ठीक है। यहां तक समझ में आएंगे। तो रिजल्ट पार्ट जब भी हमें बताना होगा तो हम इन सारे कंजंक्शन का यूज करेंगे। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे है कंजंक्शन ऑफ रीजन और काउज, यानी ये वो कंजंक्शन होते हैं जो रीजन बताता है या कॉज बताता है। जैसे अभी हमने इधर पढ़ा ना कि ये वाला जो कंजंक्शन होता है, इधर जो अभी हमने पढ़ा यानी इलेटिव कंजंक्शन में हमने अभी क्या पढ़ा कि वो रिजल्ट पार्ट को दिखाता है। तो रिजल्ट पार्ट वाले में हम क्या करते हैं, इलेटिव कंजंक्शन का यूज करते हैं। लेकिन जो रीजन बता रहा है वहां पे रीजन क्या था, बीमार होना,
तो यहाँ पे जब हम बीमार होने पे जोर डालेंगे ना, तो हम वहां पे क्या करेंगे, ये सारे कंजंक्शन का यूज करेंगे, बिकॉज, सिंस, फॉर, एज, कंसीडरिंग, सो डैट, इस तरह से उसको यूज करेंगे। जैसे आप अभी अब जो हिंदी मैंने लिखा है उसका मतलब समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने क्या लिखा है, वह अनुपस्थित था क्योंकि वह बीमार था। यहाँ पे हम जोड़ किस पार्ट पे डाल रहे हैं, उसके रीजन वाले पार्ट पे, क्योंकि वह बीमार था। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ वाले पार्ट पे हमने जोड़ किस पे डाला हुआ है, इसलिए वह अनुपस्थित था, उसके रिजल्ट वाले पार्ट पे। तो रिजल्ट वाला पार्ट पे हमने जोड़ डाला, इसलिए हमने सो से स्टार्ट किया रिजल्ट को। ठीक है, यहाँ पे हम उसके काउज या रीजन वाले पार्ट पे जोड़ डाल रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम किस तरह बोलेंगे, ही वॉज एब्सेंट बिकॉज ही वॉज इल। ठीक है, या बिकॉज ही वॉज इल, तो यहाँ पे क्या हो गया, ही वॉज एब्सेंट बिकॉज ही वॉज इल। तो हम यहाँ पे बिकॉज का यूज किस में कर रहे हैं, रीजन वाले पार्ट में। ठीक है, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, एज ही वॉज इल ही वॉज एब्सेंट, या सिंस ही वॉज इल ही वॉज एब्सेंट, फॉर ही वॉज इल ही वॉज एब्सेंट। इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्योंकि वह बीमार था, हमने जो है रीजन वाले पार्ट पे जोर डाला, तो हम इस तरह से लिख रहे हैं। अब इसी सेंटेंस को हम, मतलब ये जो रीजन और रिजल्ट वाला पार्ट है, इसको हम इस तरह भी बोल सकते हैं, क्योंकि वह बीमार है इसलिए वह दौड़ नहीं सकता। या जो फर्स्ट वाला था, इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि वह बीमार था इसलिए वह अनुपस्थित था। दोनों सेंटेंस तो ठीक है। तो अब आप ये सोचोगे कि यहाँ पे क्योंकि वाले में भी जोड़ दिया जा रहा है, मतलब रीजन वाले पार्ट में भी, और यहाँ पे जो है रिजल्ट वाले पार्ट में भी जोड़ दिया जा रहा है, यानी कि हमें दोनों यूज करना है। नहीं, आपको दोनों यूज नहीं करना है। किसी भी सेंटेंस में आपको एक ही कंजंक्शन का यूज करना है। आप दोनों कंजंक्शन को कैसे यूज करोगे, कंजंक्शन क्या होता है, दो सेंटेंस को ही जोड़ना होता है ना। तो हमने पहले तो हम कुछ भी इस वाले को रीजन वाले पार्ट पे यूज करने के लिए कंजंक्शन लगाया, तो हमें दूसरे को कंजंक्शन लगाने की क्या जरूरत है। कंजंक्शन क्या होता है, दो सेंटेंस को ही जोड़ता है, तो वो तो वैसे भी जुड़ गया जब हमने कंजंक्शन एक भी लगाया। तो या तो रीजन लगाओ या तो रिजल्ट वाला लगाओ, आपको दोनों यूज नहीं करना है। और इस पे भी एरर आता है कि आपको उस सेंटेंस में दोनों को यूज करके दे दिया जाएगा, तो हम दोनों को यूज नहीं करते हैं। जब हमारे पास दो सेंटेंस हैं तो हम एक ही कंजंक्शन को जोड़ के काम करेंगे ना, या जितने कंजंक्शन है सारे लगा देंगे। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या हो जाता है, एरर का इससे क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पे देखो, जब हमें क्योंकि वह बीमार है, क्योंकि वह कमजोर है इसलिए वह दौड़ नहीं सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे या तो हम क्योंकि वाले पे जोड़ लगा लें, यानी रीजन वाले पार्ट पे जोड़ लगा लें, तो दूसरा ऐसे नॉर्मल लिखेंगे, या आप रिजल्ट वाले पे जोड़ लगाओगे तो इधर रीजन वाले को नॉर्मल लिखोगे। ठीक है, जैसे मैंने सबसे पहले रीजन वाले पे जोड़ लगा दिया, क्योंकि वह बीमार है इसलिए वह दौड़ नहीं सकता। सिंस ही इज वीक ही कांट रन। ठीक है, ये भी सही है। ही इज वीक देयरफॉर ही कांट रन। अब मैंने क्या किया, रिजल्ट वाले पे जोड़ लगा दिया कि ही इज वीक, वह बीमार है, वह कमजोर है, इसलिए वह दौड़ नहीं सकता। ये भी ठीक है। अब तीसरे में मैंने क्या किया, क्योंकि वह बीमार है इस पे भी जोड़ लगा दिया, और इसलिए वह दौड़ नहीं सकता इस पे भी जोड़ लगा दिया, और दो कंजंक्शन लिख दिया। तो ये गलत है। कंजंक्शन का मतलब सेंटेंस को जोड़ना होता है। तो यहाँ पे एक भी हम कंजंक्शन यूज करेंगे तो वो दोनों को ऐड करके यानी जोड़ने का ही काम कर रहा है, इसलिए हमें 10 कंजंक्शन यूज करने की जरूरत नहीं है। ये गलत हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है एसएससी में कि एज ही इज वीक सो ही कांट रन। ठीक है, तो ये गलत है। और ये गलत इसलिए भी होगा, और आप इसमें इसलिए भी कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि एज सो वाला जो एक स्ट्रक्चर हमने कॉमन वाले में पढ़ा था, पेयर वाले में, उससे भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एज है तो यहाँ पे तो सो सही होना चाहिए, क्योंकि एज सो का हमने पेयर पढ़ा था। तो वो पेयर तब यूज होगा जब उसका मतलब ऐसा वैसा सेंस देगा। यहाँ पे तो ये रीजन की तरह काम कर रहा है ना, तो जब ये रीजन की तरह काम करेगा, किसी के कारण बताने का काम करेगा, तो हम इसको एज सो को यूज नहीं करेंगे। जब भी एज रीजन की तरह काम करेगा, रीजन बताने का काम करेगा, हम इसके साथ
कोई भी अदर कंजंक्शन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। एज सो तब यूज होगा जब वो ऐसा वैसा का सेंस देगा, यानी कि इसका जो एज सो का जो मतलब होता है ऐसा वैसा होता है, सॉरी जैसा वैसा, हाँ जैसा वैसा, ठीक है, तो हम उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा आपको कि किस तरह से आपको यूज करना है। रीजन पार्ट को अगर आप फोर्स कर रहे हो तो एक कंजंक्शन लगाना है, या तो रीजन वाले पे लगा लो या रिजल्ट वाले पे लगा लो, दोनों को हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ओके। अब जैसे सो डैट है, ताकि इसका मतलब होता है, तो ये क्या हो गया, ही स्टे एट होम सो डैट ही कुड रेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये रीजन है, वो रुका घर पे, क्यों रुका, क्योंकि उसको रेस्ट करना था, ठीक है। सी ओपन द डोर इन ऑर्डर दैट फ्रेश एयर कुड कम इन, ये रीजन क्या हुआ उसके घर उसको खोलने का, ताकि फ्रेश एयर अंदर आ सके। सी वेंट आउट इन ऑर्डर टू फील बेटर, तो इस तरह से हम इन सब को यूज करते हैं। अब यहाँ पे है बिकॉज का कुछ पॉइंट, कि बिकॉज जो है क्वेश्चन आंसर का मतलब होता है कि जैसे हमने अभी पढ़ा ना कि रीजन वाला पार्ट है तो आप बिकॉज, सिंस, फॉर, एज ये कुछ भी यूज कर सकते हो। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पूछा जाए, जैसे कि वाई आर यू सैड, तो इसका आप आंसर कैसे दोगे, आई एम सैड बिकॉज जो भी रीजन होगा इस तरह आप बोलोगे। ये नहीं बोलोगे कि आई एम सैड सिंस इस टाइप से, या आई एम सैड एज, ये नहीं यूज करोगे। जब भी आपको क्वेश्चन आंसर के तरह कोई सवाल पूछा जाएगा तो आप उसका आंसर बिकॉज करके ही दोगे, ठीक है। उसके बाद बिकॉज का और यूज होता है एक जगह, जब हम कोई बातचीत कर रहे हैं और जो सामने वाला है उसको उस घटना का या कोई आप इवेंट बोल लो उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे बिकॉज ही हैड कमिटेड ए थेफ्ट ही वॉज सेंड टू जेल। अब यहाँ पे जैसे हम जिसको भी बात बता रहे हैं उसको ये नहीं पता है कि वो जेल क्यों जा रहा है, ठीक है, ये बात उसको नहीं पता है कि वो जेल क्यों गया है, किस वजह से गया है। तो यहाँ पे जो लिसनर होता है उसको उस इवेंट के बारे में जब कुछ भी नहीं पता होता है तब हम यहाँ पे बिकॉज का यूज करते हैं। और सिंस और एज और या फोर है, इनका यूज तब करते हैं जब लिसनर को जो है वो पता होता है कि वो ये काम क्यों कर रहा है, ठीक है। मतलब जो लिसनर है उसको पता होता है कि ये ऐसा क्यों हुआ है, मतलब पहले से उसको उस बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होती है, तब हम वहां पे जो रीजन देते हैं वो हमारा क्या होता है, सिंस और फोर वगैरह एज यूज करके देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इलेटिव कंजंक्शन खत्म हो गया, कंजंक्शन ऑफ रीजन खत्म हो गया। नेक्स्ट जो है अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव ये बताया था जहां पे हमारे पास क्या हो, विकल्प हो, यानी कि ऑप्शन जहां पे हमारे पास होता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिव कंजंक्शन। जहां पे भी सेंटेंस से हमें ये पता चले कि यहाँ पे अल्टरनेटिव यानी कि हमें किसी चीज में चूज करना है तो हम वहां पे क्या करते हैं, अल्टरनेटिव कंजंक्शन का यूज करते हैं। इसमें होते हैं जैसे आइदर और, नाइदर नॉर होगा, ये और लिख दिया मैंने, नाइदर नॉर, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आइदर और, नाइदर नॉर, एल्स और, अदरवाइज, ये सब इसमें कुछ अल्टरनेटिव कंजंक्शन होते हैं। जैसे यहाँ पे आइदर और नाइदर नॉर वाला तो हमने पेयर में भी पढ़ा था। दूसरे अदर कंजंक्शन देखते हैं, जैसे राइट द आंसर एल्स यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ आपको दिख रहा है यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आंसर लिख दो, ठीक है, नहीं तो क्या होगा तुम्हारे साथ कि आपको गुड मार्क्स नहीं मिलेंगे, अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो आंसर लिखना पड़ेगा, अगर आंसर नहीं लिखा तो क्या होगा, अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो वहां पे आपके पास ऑप्शन है, आंसर लिखो, या तो आंसर लिखो, नहीं तो गुड मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो तरह का हमारे पास ऑप्शन है। दूसरा है डोंट मेक ए नॉइज अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड। अगर शोरगुल करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी, अगर पनिशमेंट नहीं चाहिए तो शोरगुल को बंद कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दो ऑप्शन की तरह बात हो रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये एल्स अदरवाइज कुछ भी आप यूज कर सकते हो। ही में, ओके, और का यूज कैसे करते हैं, जैसे हमें अगर बोलना हो ही में स्टडी लॉ और मेडिसिन और इंजीनियरिंग और इंटर्ड इनटू ए
ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है कि या तो वो लॉ की पढ़ाई करेगा, या तो मेडिकल की पढ़ाई करेगा, या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेगा, या किसी ट्रेड में वो एंटर करेगा। तो जब आपके पास बहुत सारा ऑप्शन होता है तो आप और करके इसका यूज करते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा अल्टरनेटिव कंजंक्शन भी खत्म। और इसका आपको सिर्फ रूल के साथ साथ आपको मीनिंग भी इसका पता होना चाहिए, क्योंकि मीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम इस पे अभी थोड़ा एक दो एक्सरसाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका मीनिंग का जो रोल होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको इसका मतलब भी पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कंपाउंड कंजंक्शन। कंपाउंड कंजंक्शन को मैंने यहाँ पे डिटेल में कुछ नहीं बताया, क्योंकि कंपाउंड कंजंक्शन बहुत है, एक दो नहीं है, इसलिए यहाँ पे सबको कवर कर पाना मुश्किल है। लेकिन जो यहाँ पे मतलब एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और आप बुक से इसको याद कर लेना। और इसमें जो कंपाउंड कंजंक्शन होता है, इसका मेन ये होता है कि आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, हिंदी मीनिंग जो होता है या वर्ड में उसको कैसे यूज करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जो भी ग्रामर्स की बुक है उसमें आप इसको रीड कर लोगे, उसको याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे कंपाउंड कंजंक्शन पहले भी बताया था, ये दो कंजंक्शन या दो वर्ड से मिलके बनते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे कुछ मैंने लिख दिया, जैसे एज सुन एज, जैसे ही, इस टाइप से यूज होता है। एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, दोनों का मतलब जब तक तब तक ही होता है। ये ड्यूरेशन वगैरह में काम आता है, पॉजिटिव में काम आता है। सो लॉन्ग एज का मतलब भी जब तक तब तक ही होता है, ये नेगेटिव सेंस में काम आता है। बाय द टाइम, तब तक। एज इफ, एज दो, मानो। इवन इफ, चाहे के अर्थ चाहे के सेंस में यूज होता है। इफ ओनली, काज। सच डैट, जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए बोलते हैं ना, सच डैट, इस तरह से। सो डैट, ताकि। एज वेल एज, के साथ साथ। एज फार एज, जहां तक। ठीक है, तो ये कुछ कंपाउंड कंजंक्शन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और इस पे क्वेश्चन जिस पे आए हुए हैं ये मैंने बता दिया। और कंजंक्शन, कंपाउंड कंजंक्शन बहुत सारा है, तो आप इसको किसी भी बुक से आप इसको कवर कर लोगे, इसको याद कर लोगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो है मैंने कुछ जो कंपाउंड कंजंक्शन है उसका कुछ यूज जो कि हम टेंस में भी पढ़ेंगे, या जब कंडीशनल क्लाउज पढ़ेंगे तो उसमें भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था तो उसको भी समझा देती हूँ। जैसे बाय द टाइम अगर होता है, ठीक है, बाय द टाइम ये टेंस का मेनली पार्ट है। बाय द टाइम अगर होगा तो इस तरह अगर लिखा होता है बाय द टाइम, ठीक है, यानी कि बीच में। ठीक है, तो ये इधर वाला जो सेंटेंस होता है बाय द टाइम से जो स्टार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट में रहेगा, और उसके पहले वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में रहेगा। फिर बाय द टाइम अगर है, सिंपल प्रेजेंट अगर स्टार्ट है तो उसके इधर साइड जो है ये प्रेजेंट भी हो सकता है या फ्यूचर परफेक्ट भी हो सकता है। अगर बाय द टाइम से ही स्टार्ट होगा और फ्यूचर टाइम दिया होगा तो उसके बाद हम विल हैव का यूज करते हैं। ठीक है, ये कुछ रूल है, जब टेंस हम पढ़ेंगे तो उसमें उसके एग्जाम्पल के साथ उसको समझेंगे। नेक्स्ट है एज इफ, एज दो, इसका मतलब होता है मानो। मानो मतलब जैसे कि हम बोलते हैं ना, ऐसे दिखा रहा है जैसे कि, या मानो कि लंदन से पढ़ के आया है, इतनी इंग्लिश बोल रहा है जैसे कि वो जैसे हम बोलते हैं ना विलायत में पैदा हुआ है, इस टाइप से सेंस। ठीक है, तो यहाँ पे वो सेंस ये देता है एज इफ, एज दो। यहाँ पे भी इसका रूल होता है कि एज इफ या एज दो इस टाइप से लिखा हुआ है और इसके बाद जो है प्रेजेंट टेंस है तो ये भी प्रेजेंट टेंस में होगा। अगर ये पास्ट टेंस है तो ये प्रेजेंट टेंस में ही होगा। अगर पास्ट परफेक्ट है तो इधर का जो टेंस होगा पास्ट टेंस में होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, एज इफ लगा हुआ है तो ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया। एज इफ लगा हुआ है लेकिन पास्ट टेंस है तो ये प्रेजेंट टेंस में ही होगा। एज इफ लगा हुआ है, ये प्रेजेंट टेंस है तो ये भी प्रेजेंट टेंस में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब जैसे ये होता है कि जैसे ये बोल रहे हैं ना, ही लुक्स एज इफ ही लिव्ड इन लंदन, अगर पास्ट यूज हुआ है तो ये सही नहीं हो सकता, मतलब वो दिखावटीपन है। ठीक है, उसके बारे में जैसे हम कंफर्म है कि वो सही नहीं है, जैसे हम दिखावटीपन दिखावा करते हैं ना, उस सेंस में हम इसको बोल सकते हैं। और ये जो सेंटेंस है एज इफ, ही लुक्स एज इफ ही इज एन एक्टर, तो इसके बारे में हमें पता नहीं है, हो सकता है कि वो एक्टर हो या हो सकता है वो एक्टर ना हो। तो जब हम इस तरह का हमें सेंस देना होता है तो हम यहाँ पे प्रेजेंट का ही यूज करते हैं। ठीक है, इफ ओनली, जब हम कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे इफ ओनली को। इफ ओनली का मतलब कास होता है। इफ ओनली का मतलब ये होता है कि जैसे कि इफ ओनली के साथ अगर पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस हो
तो वो जो है वो प्रेजेंट टेंस का मीनिंग देने के लिए, मतलब प्रेजेंट का मीनिंग देने के लिए यूज होता है। अगर हमें फ्यूचर का मीनिंग उस सेंटेंस से देना हो तो इफ ओनली के साथ हमें वुड प्लस V1 यूज करना होता है। और अगर हमें पास्ट का मीनिंग देना हो तो यहाँ पे इफ ओनली प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस। वैसे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये पास्ट टेंस है, तो ये पास्ट, जब हम इसका सेंटेंस हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो वो पास्ट में जाएगा, नहीं। जब आप इफ ओनली के साथ पास्ट का यूज करते हो, सिंपल पास्ट का, तो वो प्रेजेंट की सिचुएशन को बताता है, प्रेजेंट का सेंस देता है, ठीक है। लेकिन पास्ट परफेक्ट जैसे यूज करोगे वो क्या हो जाएगा, वहां पे वो पास्ट का तो सेंस देगा, ठीक है। फिर है यहाँ पे ये कुछ ऐसे था। फिर ये सपोज, सपोजिंग, व्हाट इफ, इस तरह का भी कंजंक्शन होता है, ये सजेशन के लिए यूज होता है। इसका क्या रूल है कि सपोज, सपोजिंग, व्हाट इफ से अगर सेंटेंस है तो उसके बाद अगर V1 है तो इधर उसके बाद जो सेंटेंस होगा वो भी V1 में ही होगा, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। अगर व्हाट इफ वाला और सपोजिंग, सपोजिंग वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट है तो उसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो सिंपल पास्ट टेंस होगा या V2 के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये कुछ मतलब ऐसे रूल थे कंजंक्शन से रिलेटेड जो मैंने बता दिया है। वैसे इसका यूज जो है टेंस में है, इसका कंडीशनल सेंटेंस जब हम पढ़ेंगे उसमें इसको यूज होता है। लेकिन हाँ, ये थोड़ा आपको अगर पता रहेगा तो जब भी क्वेश्चन अगर रहेगा दिया हुआ टेंस के फॉर्म में तो आप इसको चेंज कर सकोगे। हाँ, यहाँ पे V1 है व्हाट इफ के साथ, तो इधर भी इसका सेंटेंस जो है वो V1 में ही होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट में ही होगा। यहाँ पे परफेक्ट टेंस है तो ये पास्ट टेंस में होगा, ठीक है। उसके बाद कुछ और कंजंक्शन जो छूट गया था उसको एक दो को देख लेते हैं। यहाँ पे अनलेस, अनटिल और टिल के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं का सेंस जब हमें सेंटेंस में देना हो। अनटिल और टिल का मतलब होता है जब तक नहीं, ये टाइम के सेंस में यूज होता है और ये कंडीशन, शर्त के टेंस में यूज होता है, ठीक है। टिल और अनटिल हम यूज कर सकते हैं लेकिन टिल से हम सेंटेंस को स्टार्ट नहीं करते हैं, ठीक है। जहां पे भी सेंटेंस टिल से स्टार्ट होगा वो गलत होगा, वहां पे हम अनटिल का यूज करेंगे। जब सेंटेंस स्टार्ट होने की बात करिए, मतलब स्टार्टिंग में हम टिल का यूज नहीं करते, अनटिल का यूज करते हैं। अदरवाइज आप बीच में टिल या अनटिल दोनों यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे है आई विल क्विट द जॉब अनलेस आई गेट ए पे हाइक, ठीक है। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, मैं जॉब छोड़ दूंगा यदि नहीं होगा ऐसा, क्या नहीं होगा, जब तक मेरे जो पेमेंट है उसमें इंक्रीजमेंट नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे शर्त की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, अनलेस का यूज किया। अनटिल आई कम डोंट गो, जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम नहीं जाओगे। तो यहाँ पे टाइम की बात की जा रही है, इसलिए हमने क्या लगाया, टाइम का यूज किया। तो यहाँ पे टिल यूज नहीं करोगे स्टार्टिंग में, यहाँ पे अनटिल का यूज करोगे। वेट हेयर टिल आई रिटर्न, वेट हेयर टिल आई रिटर्न, यहाँ पे भी टाइम की बात की जा रही है कि जब तक मैं रिटर्न नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे वेट करो। तो यहाँ पे टिल या अनटिल दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, एक पॉइंट है, डोंट यूज नॉट इन अनलेस अनटिल सेंटेंस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि अनलेस का मतलब ही होता है यदि नहीं, अनटिल का मतलब ही होता है जब तक नहीं। नेगेटिव तो पहले से उसमें लगा हुआ है और नेगेटिव लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस हो जाएगा और उसका मीनिंग टोटली चेंज हो जाएगा। इसलिए हम अनलेस और अनटिल से जो सेंटेंस स्टार्ट होता है हम उसमें नॉट का यूज नहीं करते हैं। जैसे ये सेंटेंस है ना, अनलेस आई डोंट आई गेट ए पे हाइक, तो अनलेस से स्टार्ट हो रहा है ये सेंटेंस, तो हम यहाँ पे आई डोंट या आई नॉट नहीं लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कंडीशनल वर्ड्स। कंडीशनल वर्ड्स मतलब होता है जो शर्त, जिससे जो शर्त को रिप्रेजेंट करता है, जो कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। इस टाइप का जो भी वर्ड्स होता है ना, उसमें हम कभी भी मोडाल्स का यूज नहीं करते हैं। जैसे अनलेस और अनटिल है, ये भी शर्त को दिखाता है, तो यहाँ पे हम कभी भी इस सेंटेंस के साथ मोडाल्स का यूज नहीं करते हैं। यानी मे, कुड, मे, माइट, शुड, कुड, ये जो भी होता है इसको हम उसके साथ यूज नहीं करते हैं। कुछ यहाँ पे कुछ जो है कंडीशनल वर्ड्स हैं या कंजंक्शन भी बोल सकते हो आप इसको, इफ, इन केस, सपोज, सपोजिंग, व्हाट इफ, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडिंग, अनलेस, अनटिल, तो इन सब के साथ हम मोडाल्स का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन व्हेन और व्हाइल। व्हेन और व्हाइल का हम यूज कब करते हैं, व्हेन का यूज होता है जब कोई एक्शन
कम टाइम लेता है, ठीक है। उसका जो ड्यूरेशन है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है यूज, तो वहां पे हम वैन का यूज करते हैं। वाइल कब होता है, जब हम लंबे समय से कोई काम कर रहे हो तो उसमें, या वो ज्यादा टाइम ले रहा हो, उसमें हम वाइल का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे है व्हेन यू स्नीच कवर योर फेस, जब आप छींकते हो तो आपको फेस कवर करना चाहिए, ठीक है। तो ये काम क्या है, छींकने का और तुरंत फेस कवर करने का। ऐसा तो नहीं है कि पहले छींक लिए फिर 10-15 मिनट के बाद हम उसको फेस कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है लेस टाइम ले रहा है, इसका ड्यूरेशन क्या है, कम है, तो इस सेंटेंस में हम व्हेन का यूज करेंगे, ठीक है। While I was going to station, I meet my friend. तो ऐसा तो नहीं था घर से निकले तुरंत ही फ्रेंड से मिल गया, मतलब जब वो स्टेशन की तरफ जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टाइम लग रहा है, तो यहाँ ये क्या होगा, यहाँ पे हम while का यूज करेंगे। इसमें क्वेश्चन भी आता है when और while में, कि जैसे घर पहुंचने के बाद जैसे हमने तुरंत ताला खोला, ठीक है, इस टाइप का भी सेंटेंस होता है। तो वहां पे क्या हो रहा है कि चाबी तुरंत निकाल के हम लॉक को ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पे टाइम कम लग रहा है, तो हम वहां पे व्हेन का यूज करते हैं, ठीक है। अदर कंजंक्शन भी है, जैसे बिफोर, आफ्टर, सिंस देन, सिंस व्हेन, ये सब आप देख लोगे, क्योंकि बिफोर और आफ्टर जो है हम पास्ट टेंस में भी पढ़ेंगे। वैसे बिफोर और आफ्टर का यूज जो होता है, जो एक्शन जो है खत्म हो चुका होता है या जो एक्शन पहले होता है, हम उसमें इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, इन सब का जो यूज है वो आप इसको देख लोगे, ठीक है। अब हम कुछ ऐसे कंजंक्शन को देखते हैं जिसका हम एक साथ, मतलब इसके साथ हम इस चीज को यूज नहीं करते हैं, और एग्जाम में ये बहुत बार आया हुआ है। जैसे व्हेन के साथ कभी भी सेंटेंस में देन का यूज नहीं होता, एगो के साथ हम सिंस का यूज नहीं करते हैं, एज लॉन्ग एज या सो लॉन्ग एज है तो अगर सेंटेंस में देन है तो यूज नहीं होता, वहां पे कॉमा यूज होता है, ठीक है। उसके साथ व्हेन के साथ भी कॉमा यूज होता है, देन का यूज नहीं होता है। बट हाउएवर अगर कंजंक्शन की तरह यूज हो रहा है तो हम बट हाउएवर को यूज नहीं करेंगे। बट हाउएवर अगर मैनर की तरह यूज हो रहा है, मैनर का मतलब होता है जैसे कि हाउ एवर यू डू दिस, किस तरह से, मतलब काम करने के तरीके की तरह यूज, अगर बट हाउएवर एक साथ यूज हो रहा है तो हम उसको यूज करेंगे। लेकिन कंजंक्शन की तरह यूज हो रहा है, क्योंकि बट का मतलब अलग होता है, हाउ का मतलब अलग होता है। बट हाउएवर हमने किस कंजंक्शन में पढ़ा था, एडवर्सेटिव कंजंक्शन में, तो इसलिए यहाँ पे बट हाउएवर अगर कंजंक्शन की तरह यूज होगा तो एक साथ यूज नहीं होगा, ठीक है। हाँ, उसी तरह अगर मैनर की तरह, मैनर का मतलब यहाँ इसका मतलब ये हो जाएगा कि किस तरह से, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया, ये कुछ ऐसे थे जो जहाँ पे हम इसको अवॉइड करेंगे। ये क्वेश्चन आता है, आपको ये दे दिया एगो सिंस, तो एगो के साथ हमेशा डैट का यूज होता है, ठीक है, तो इस तरह भी क्वेश्चन दे देते हैं। अब यहां तक जो है हमारा सारा कंजंक्शन खत्म हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। कुछ जो नॉर्मल एग्जाम्पल है वो आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, किसी बुक से भी आप उसके एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो, या यूट्यूब पे भी बहुत सारी एक्सरसाइज अवेलेबल है, वहां से भी आप इस रूल को पढ़ने के बाद उसको सॉल्व करना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल हम देखते हैं जहां पे इसका मीनिंग जानना हमें इम्पोर्टेंट हो जाता है। रूल तो पेयर वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर पेयर वाला याद है तो, ठीक है। प्रॉब्लम होती है जब अदर जो सिंगल वाले होते हैं वो कंजंक्शन आता है उसके यूज में। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे, हिज मैनर इंडिकेट दैट ही वॉज नो अदर इंटेंशन, he has no other intention than to steal his money। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो आप ये सोचोगे कि नो अदर है तो उसके साथ देन लगा, ये तो सही है, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है कि अदर के साथ देन का यूज होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। तो ऐसा ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जब आप इसका मीनिंग समझोगे तो ये क्या है, हिज मैनर इंडिकेट्स डैट, इसका जो भी मतलब बिहेवियर देख के ऐसा लग रहा है कि इसका इंटेंशन क्या था, और कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन उसका इंटेंशन क्या था, बट टू स्टील हिज मनी, ठीक है, उसके पैसे चुराने उसका इंटेंशन था, अदर कोई इंटेंशन नहीं था। तो यहाँ पे हम देन की जगह यहाँ पे बट का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, द हेडमास्टर advised the student who had failed in the examination twice that not to attempt it again until he had time to prepare for it properly।
अब यहाँ पे इट्स डैट का कोई मतलब ही नहीं है, डैट हम यहाँ पे क्यों यूज करेंगे, यहाँ पे इस डैट का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से भी आपको ये देखना है कि कंजंक्शन का कहाँ पे यूज होना है, कहाँ पे यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस कंजंक्शन को यहाँ से ऑमिट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ही सेज ही इज गोइंग टू कट डाउन हिज स्मोकिंग। अब यहाँ पे ही सेज ही इज गोइंग, अगर हम इस तरह से सेंटेंस को बोल रहे हैं, ना कॉमा है ना कुछ इनवाइटेड कॉमा, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हमें दो, क्योंकि सेंटेंस है यहाँ पे कंजंक्शन का यूज होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, डैट यूज होगा, क्योंकि हम दो सेंटेंस को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंजंक्शन का यूज होगा, ठीक है। फिर है ए मोर इरिटेशनल वर्ड, सॉरी, ए मोर irrational world to this one in which we presently live could hardly be conceived, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो मोर, जो मैंने अभी उस टाइम पढ़ा था कंपैरेटिव डिग्री, तो मोर क्या है यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है, तो उसके साथ हम टू का यूज नहीं करेंगे। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप ऐसे पढ़ोगे, आपको ये सेंटेंस सही लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ए मोर इरेशनल वर्ल्ड है, यहाँ पे टू नहीं होगा, देन होगा, क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री है, इसके साथ हम देन का यूज करेंगे, ठीक है। यू शुड टेक ए बुक विथ यू, यू शुड टेक ए बुक विथ यू अनलेस यू हैव टू वेट, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब ये हो रहा है कि आप अपने साथ एक बुक ले जा सकते हो, अनलेस यू हैव टू वेट। अनलेस हमने क्या पढ़ा, यदि नहीं आपको वेट करना पड़ा, तो यहाँ कोई मतलब नहीं निकल रहा है। यहाँ पे होना चाहिए इन केस, अगर आपको वेट करना पड़े तो आप एक बुक अपने साथ ले जा सकते हो, ठीक है। लेकिन अनलेस से इसका मीनिंग कुछ भी नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पे मीनिंग भी जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है ही इनकरेज्ड मी सो आई माइट नॉट लूज हर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ही इनकरेज्ड मी, सो का हमने यूज कहाँ पे पढ़ा था, रिजल्ट के लिए। यहाँ पे तो ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा है, ये कोई रीजन नहीं है, यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं है, तो हम सो का यूज क्यों करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सो डैट, ताकि, यानी ये बता रहा है कि ये मुझे इनकरेज इसलिए कर रहा है ताकि मैं क्या कर सकूं, अपने जो जिस भी वजह से मैं लूज फील कर रहा हूँ, बुरा फील कर रहा हूँ, हारा हुआ फील कर रहा हूँ, वो मैं ना करूं, ठीक है। यू विल डू नथिंग अंटिल यू आर लेजी, ठीक है। यू विल डू नथिंग अंटिल यू आर लेजी, अंटिल का हमने क्या पढ़ा था, जब तक कि नहीं। तो यहाँ पे क्या मतलब निकल रहा है, यू विल डू नथिंग, तुम नहीं कर सकोगे कुछ जब तक कि नहीं यू आर लेजी, ये क्या हुआ, ये तो कोई मतलब नहीं निकला। तो यहाँ पे क्या होगा, एज लॉन्ग एज, जब तक तुम लेजी की तरह करते रहोगे, इस टाइप से जो सेंटेंस होता है एज लॉन्ग एज करके, तो जब तक तुम क्या रहोगे, जब तक तुम लेजी रहोगे तब तक तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। और अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं के सेंस में, और ये होता है जब तक, पॉजिटिव, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एज लॉन्ग एज का यूज होगा। फिर है अनलेस सी गोज बाय एयर सी विल रीच सून। अब अनलेस होता है यदि नहीं, ठीक है, यदि नहीं वह जाएगी एयर से, वह पहुंच जाएगी जल्दी, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ, ठीक है। यदि नहीं होता है इसका मतलब यदि नहीं वह जाएगी एयर से, वो पहुंच जाएगी जल्दी, ये तो मतलब नहीं हुआ। हाँ, ये बोल सकते हैं कि यदि वो एरोप्लेन से जाएगी तो, या एयर मतलब वही होता है, तो अगर वो एरोप्लेन से जाएगी, यदि वो एरोप्लेन से जाएगी या बाय एयर जाएगी तो वो जल्दी पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे मीनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट, आई शैल नॉट गो एक्सेप्ट यू परमिट मी। यहाँ पे क्या मतलब हो गया, मैं नहीं जाऊंगा, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब होता है इसको छोड़ के, जब तक तुम परमिट नहीं करोगे, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। हाँ, ये हो सकता है कि एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर, इस बात को छोड़कर, ठीक है, ये जो बोलना चाह रहा है, यानी कि आई शैल नॉट गो एक्सेप्ट यू परमिट मी, मैं नहीं जाऊंगा यू एक्सेप्ट यू परमिट मी, मतलब जब तक आप आपके परमिट को छोड़कर, इस टाइप से सेंटेंस कुछ निकलेगा। तो यहाँ पे ये मतलब नहीं कुछ बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जब तक आप परमिशन नहीं दोगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, ठीक है, इस तरह सा। उसके बाद है इमीडिएटली द प्रिंसिपल फिनिश्ड हिज स्पीच आई स्टार्टेड रीडिंग माई पोयम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इमीडिएटली, जल्द ही प्रिंसिपल ने फिनिश किया स्पीच,
फिर मैंने स्टार्ट कर दी अपने पोयम को, मतलब अपने पोयम को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ये क्या मतलब हुआ? जल्द ही प्रिंसिपल ने फिनिश किया स्पीच, ये नहीं होगा। ये क्या होगा? एज सुन एज, जैसे ही। ठीक है, एज सुन एज का मतलब जैसे ही प्रिंसिपल ने अपना स्पीच खत्म किया उसके बाद मैंने क्या किया? पोयम को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पूरा कंजंक्शन खत्म हो गया। ये कुछ ऐसे थे एग्जाम्पल जो आपको ये बताता है कि इसका मीनिंग जो है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आपको हिंदी भी समझ में आना चाहिए उस सेंटेंस का वो क्या कहना चाह रहा है। सिर्फ रूल से काम नहीं चलेगा। रूल, हाँ, ये कह सकते हो कि जब आप फिलर्स को बनाओगे तो इसमें दिक्कत होगी। अदरवाइज एरर में जो आते हैं, जो कि पेयरिंग वाले होते हैं, उसमें तो पेयर से ही क्वेश्चन आता है, पेयर से ही क्वेश्चन आता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इधर इस टाइप से क्वेश्चन में आपको हिंदी मीनिंग भी उसको पता होना चाहिए, कहाँ कैसे इसको यूज करना है। होप इस वीडियो के बाद आपको कंजंक्शन में कोई भी डाउट नहीं होगा। इसके बाद आप क्या करोगे? किसी भी बुक से उन सारे एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे और इस रूल को पढ़ने के बाद आप जब उसको सॉल्व करोगे आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसा कि मैंने बोला कि अगर पेयर कंजंक्शन में आपको और भी कुछ पता है वैसा जो कि मैंने यहाँ पे नहीं बताया, आप नीचे कमेंट कर सकते हो, ताकि अगर जो रूल मेरे से छूट गया है वो दूसरे को भी पता चल जाए, दूसरे भी उसका फायदा उठा सकें। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके अलावा मैंने मैथ्स के भी अलग अलग टॉपिक के वीडियो डाले हैं जिसमें मेंसुरेशन कंप्लीट हो चुका है। ज्योमेट्री का अभी मैंने कुछ वीडियो लगाया हुआ है, फिर जो कैलकुलेशन से रिलेटेड होते हैं वीडियो वो मैंने लगाया हुआ है, आप अपलोड किया है, वहां पे आप उसको देख सकते हो। ठीक है, वो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।